हेलो, वेलकम यू ऑल टू अफबाउ। हमने इसके पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए थे ऑफ पेटेंट एग्जामिनर। और मेंस के ये दोनों क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के वक्त हमने डिटेल्स में डिस्कस किया था कि कहाँ से हमको पढ़ना होगा, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, कौन कौन सा चैप्टर कौन कौन से किताब से पढ़ना होगा। आज हम देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था, दैट इज 2018 पेटेंट एग्जामिनर मेंस क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन था इनऑर्गेनिक पोर्शन से कि ट्राईएल्किल फॉस्फाइन्स आर गुड ट्रांस डायरेक्टर्स। ट्राईएल्किल फॉस्फाइन्स मतलब PPH3, इसके बारे में बात हो रहा है। दे आर गुड ट्रांस डायरेक्टर्स एंड एज एक्सपेक्टेड द रिएक्शन ऑफ BU3P with PTCl4 2- gives the trans isomer as a major product. However, when one uses PH3P in this reaction, मतलब ट्राईब्यूटाइल फॉस्फाइन की जगह अगर हम ट्राईफिनाइल फॉस्फाइन यूज करें तो क्या होगा? ओनली द इनसोल्यूबल सिस प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। ऑफर एन एक्सप्लेनेशन फॉर द अपरेंट वायलेशन। ठीक है, अब ट्रांस इफेक्ट के ऊपर ये क्वेश्चन लग रहा है तो हम पहले ट्रांस इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में छोटा सा एक डिस्कस कर लेंगे। देखिए, रिएक्शन मैकेनिज्म्स सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं होता, रिएक्शन मैकेनिज्म्स इज आल्सो अ सब्जेक्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको कहाँ पे मिलेगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट है वहां पे रिएक्शन मैकेनिज्म्स ये पोर्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत तरीके का रिएक्शन मैकेनिज्म है, सब्सटीट्यूशन, एडिशन एटसेट्रा। वहां पे जो सब्सटीट्यूशन पार्ट है उस सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में आप कोई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिगेंड सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जैसा निकेल कार्बोनिल NiCO होल 4, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, सो ये टेट्राहेड्रल शेप में रहेगा लाइक दिस। और इसमें अगर हमको कोई फॉरेन लिगेंड सब्सटीट्यूट करना है लाइक PET3 ट्राईइथाइल फॉस्फिन, तो ये जाएगा डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के रास्ते से। मतलब ये जो 4 लिगेंड था वो हो जाएगा अगले स्टेप में 3 लिगेंड, दिस इज द इंटरमीडिएट। और उसके बाद फाइनली PET3 ऐड होगा एट एनी वन प्लेस, क्योंकि चारों प्लेस इक्विवेलेंट है। और इस रिएक्शन मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैपिटल D और डिसोसिएटिव। डिसोसिएटिव क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप है दिस इज स्लो स्टेप। एक्चुअली ये जो PET3 है ये यहाँ पे ऐड होगा, सेकेंड स्टेप में इसका रोल है। और फर्स्ट स्टेप है स्लो रेट डिटरमिनिंग स्टेप। डिसोसिएटिव मैकेनिज्म है क्योंकि फर्स्ट स्टेप में, स्लो स्टेप में 4 लिगेंड से बस 3 लिगेंड में आ गया। लेकिन अगर ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हम अप्लाई करते कोई स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स के लिए तो क्या होगा? स्क्वायर प्लानर और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस क्या है? एक का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 तो दूसरे का होता है DsP2। तो स्क्वायर प्लानर में होगा DsP2 ये हाइब्रिडाइजेशन। और उसका एग्जाम्पल क्या है? सबसे आसान एग्जाम्पल है PTCl4। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसके ऊपर एक -2 चार्ज है क्योंकि प्लेटिनम का यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और हर एक क्लोरीन के लिए -1, सो टोटल हो गया -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब PTCl4 इस टाइप के स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स को अगर हम सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करवाने जाए जैसे कि PET3, यहाँ पे हमने जो लिगेंड लिया था फॉर दिस केस यहाँ पे भी हम सेम लिगेंड लेंगे तो क्या होगा? तो फाइनली प्लैटिनम का जो 4 लिगेंड था उनमें से 3 तो क्लोरीन रहेगा लेकिन एक में PET3 सब्सटीट्यूट हो जाएगा और चार्ज क्या होगा? चार्ज हो जाएगा -1, क्योंकि PET3 का कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन इस मैकेनिज्म का रास्ता अलग है। यहाँ पे क्या रास्ता था? यहाँ पे जो पाथवे था दैट वाज कॉल्ड कैपिटल D और डिसोसिएटिव। यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल A और एसोसिएटिव मैकेनिज्म। ठीक है, एसोसिएटिव मैकेनिज्म मतलब जो इंटरमीडिएट स्टेप है उस इंटरमीडिएट स्टेप में 5 मेंबर्ड कंपाउंड तैयार होगा। जैसे कि PTCl4 ये हो गया। अब यहाँ पे बाहर से अगर कोई लिगेंड आता है, मान लीजिए X, तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिड, मतलब एक यहाँ पे पीछे और एक आगे, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल फॉर्म में आ जाएगा। और इस शेप में आने के बाद दिस इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और इस शेप में आने के बाद फाइनली एक प्रीवियस लिगेंड दैट इज क्लोरीन वो बाहर चला जाएगा और हमको मिल जाएगा स्क्वायर प्लानर फॉर्म में सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड, मतलब X यहाँ पे और बाकी 3 हो जाएगा Cl तो यही है डिफरेंस और इसको बोलते हैं एसोसिएटिव मैकेनिज्म। अब यहाँ पे ट्रांस इफेक्ट का रोल क्या है? अभी तक हमने ट्रांस इफेक्ट नहीं देखा कि यहाँ पे ट्रांस इफेक्ट आएगा कैसे। अब हमने एक बार
PtCl4 इस कंपाउंड को X से सब्स्टिट्यूट तो करवा दिया, लेकिन अगर कोई दूसरा लिगैंड हो, फॉर एग्जांपल अगर कोई सेकेंड फॉरेन लिगैंड हो Y, तो इस Y को सब्स्टिट्यूट होने के लिए दो प्रोबेबिलिटी मिलेगा। एक मिलेगा कि प्लैटिनम के जिस बॉन्ड में X लगा हुआ है, दैट इज द प्रीवियस फॉरेन लिगैंड, उसके सीस में, मतलब इस पोजीशन में या फिर इस पोजीशन में वो ऐड हो सकता है। तो एक हो सकता है सिस, और दूसरा क्या प्रोबेबिलिटी है? दूसरा प्रोबेबिलिटी है कि X के ऑपोजिट में, दैट इज ट्रांस पोजीशन में, ये फॉरेन लिगैंड ऐड हो जाए। विच प्रोडक्ट विल जनरेट, सिस या फिर ट्रांस? ये डिसाइड करने के लिए हमको एक सीरीज चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज। ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज, आप इसको एक बार नोट कर लो। C2H4, ये पहला कुछ लिगैंड है जिनका स्ट्रेंथ लगभग इक्वल है, मतलब इनका ट्रांस डायरेक्टिंग पावर मोर और लेस सेम है। Pr3H-, इन दोनों का भी सेम केस। फिर NO2- ग्रेटर देन I-, और उसके साथ में HCN- ग्रेटर देन ब्रोमीन, क्लोरीन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ग्रेटर देन एमोनिया एंड लास्टली वाटर। तो इसको हम काम में कैसे लाएंगे? फॉर एग्जाम्पल प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स में अगर हम ऐसे कुछ रिएक्शन करते हैं कि PtCl4 सबसे पहले हमने इसको रिएक्शन करवाया NO2- इसके साथ, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? NO2- अभी ये 4 पोजीशन में कहीं पे भी जा सकता है, बिकॉज दिस 4 पोजीशंस आर इक्विवेलेंट। सो कोई भी एक पोजीशन में हम NO2 को देते हैं, तो ये हो जाएगा दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, और बाहर चार्ज सेम रहेगा 2-, क्योंकि NO2 में भी -1 चार्ज है, जस्ट लाइक क्लोरीन। अब इन द नेक्स्ट स्टेप अगर हम यहाँ पे एमोनिया पुट करते हैं, एमोनिया लिगैंड को ऐड करते हैं, दो प्रोबेबल जगह है ऐड होने के लिए। एक है NO2 के ट्रांसपोजिशन, और एक है कोई भी क्लोरीन का, मतलब इस क्लोरीन का या फिर इस क्लोरीन का ट्रांसपोजिशन, जो कि NO2 का सिस होगा। अगर इस क्लोरीन के ट्रांसपोजिशन के बात हम कर रहे हैं तो वो NO2 का सिस पोजिशन होगा, और अगर इस क्लोरीन के ट्रांसपोजिशन की बात कर रहे हैं तो वो भी NO2 का सिस होगा। तो या तो फिर NH3 आएगा NO2 के ट्रांस में, या तो फिर आएगा NO2 के सिस में। और ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज, अकॉर्डिंग टू विच NO2 has more power, more transdirecting power than Cl- ligand. तो in this particular case NH3 कहाँ पे जाएगा? NH3 जाएगा NO2 का जो ट्रांसपोजिशन है वहां पे, क्योंकि NO2 का ट्रांसडायरेक्टिंग पावर इज ग्रेटर देन Cl- का ट्रांसडायरेक्टिंग पावर। तो इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल गेट दिस प्रोडक्ट, जहां पे एक तरफ NO2 है और उसके ट्रांस में NH3 ने एंटर किया, और बाकी है Cl और Cl। चार्ज ध्यान रखिएगा, चार्ज क्या होगा? -1, क्योंकि एमोनिया का कोई चार्ज नहीं होता है। सो ये हो गया फाइनल प्रोडक्ट। वैसे ही अगर हम रिएक्शन को ऐसे शुरू करते हैं कि पहले हमने एमोनिया दे दिया, तो क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि चारों क्लोरीन का पोजीशन है इक्विवेलेंट, तो कहीं पे भी आप एमोनिया को रख सकते हो। -1। अब इन द नेक्स्ट स्टेप हम अगर NO2 को रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा? NO2 कहाँ पे आएगा? या तो फिर एमोनिया के ट्रांसपोजिशन में आएगा, या फिर इस क्लोरीन के, या फिर इस क्लोरीन के ट्रांसपोजिशन में आएगा, जो कि होगा एमोनिया का सिस पोजीशन। दोनों ही एमोनिया का सिस पोजीशन होगा। ये डिपेंड करेगा अभी ट्रांसडायरेक्टिंग सीरीज के ऊपर। यहाँ पे आप देखो, क्लोरीन का ट्रांसडायरेक्टिंग पावर इज मच ग्रेटर देन एमोनिया का ट्रांसडायरेक्टिंग पावर। सो अगर क्लोरीन has greater transdirecting power than ammonia, then the new group, the foreign ligand, या तो फिर इस पोजीशन में आएगा जो कि है इस क्लोरीन के ट्रांस, या तो फिर इस पोजीशन में आएगा जो कि है इस क्लोरीन के ट्रांस। तो वी विल गेट दिस प्रोडक्ट जहां पे एमोनिया और NO2 एक दूसरे के साथ सिस पोजीशन में है। तो ये हो गया, और चार्ज क्या होगा? -1। सो दिस इज ऑन द होल ट्रांस इफेक्ट। लेकिन क्वेश्चन एक्चुअली ट्रांस इफेक्ट से नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि PtCl4 आपके पास है, अगर इसके साथ हम रिएक्शन करवाते हैं Bu3P का, दैट इज ट्राइब्यूटाइल फॉस्फाइन का, तो हमें ट्रांस आइसोमर एज ए मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। तो रिएक्शन क्या होगा? एक्चुअली उन्होंने जो दिया है उसको पहले करके देखते हैं कि PtCl4, यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व शुरू होता है। इसके साथ आप अगर Bu3P का रिएक्शन करवाओगे तो फर्स्ट स्टेप में Bu3P
कोई भी एक जगह पे आएगा और इन द सेकेंड स्टेप क्या होगा, इन द सेकेंड स्टेप अगर हम और एक BU3P को यहाँ पे जाते हैं तो दैट विल एंटर इन द ट्रांस ऑफ द फर्स्ट BU3P। यहाँ पे आएगा फर्स्ट BU3P का ट्रांसपोजिशन में आएगा। क्लोरीन के ट्रांसपोजिशन में क्यों नहीं गया? क्योंकि अगर आप ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज देखोगे, यहाँ पे आप देखो ये है PR3 मतलब R इज एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप के जगह आप BU भी लिख सकते हो, ET भी लिख सकते हो, Me भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। और इसका ट्रांस डायरेक्टिंग पावर PR3 इज ग्रेटर देन क्लोरीन का ट्रांस डायरेक्टिंग पावर। क्लोरीन बहुत पीछे है, सो क्या होगा, PR3 जहां पे है उसके ट्रांसपोजिशन में, मतलब यहाँ पे BU3P है तो इसके ट्रांसपोजिशन दैट इज हियर द न्यू लिगैंड विल गेट सब्स्टिट्यूटेड। तो ये होगा हमारा ट्रांस कंपाउंड, दिस इज द ट्रांस कंपाउंड एंड दिस इज मेजर प्रोडक्ट। अब हम मेजर और माइनर किस एस्पेक्ट से बोल रहे हैं? नॉर्मली जब हमारे पास इस टाइप का प्रोडक्ट रहता है PTX2L2, जहां पे L है द लार्ज लिगैंड, L है द लार्ज लिगैंड एंड X क्या है, X कैन बी ब्रोमीन, X कैन बी क्लोरीन, X कैन बी आयोडीन, जो कि है स्मॉलर लिगैंड। और लार्ज लिगैंड मतलब PAR3 या फिर PR3। तो इन दोज केसेस आइसोमराइजेशन रिएक्शन कैन बी सीन। आइसोमराइजेशन के ऊपर ये क्वेश्चन है, ना कि ट्रांस इफेक्ट के ऊपर। आइसोमराइजेशन मतलब सिस और ट्रांस कैन बी कन्वर्टेड टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड आइसोमराइजेशन। और ये कैसे होता है? सपोज दिस इज ट्रांस आइसोमर, ठीक है, दिस इज ट्रांस आइसोमर, तो इसको हम लिखेंगे PTX2L2 और T। ये अगर ट्रांस आइसोमर है तो इन द प्रेजेंस ऑफ द लार्जर एक्सेस लिगैंड, जो लार्जर लिगैंड है वो अगर एक्सेस में सोल्यूशन में प्रेजेंट है, देन दिस विल बिकम L3PTX और बाहर X माइनस, यहाँ पे एक प्लस और यहाँ पे माइनस। ये क्या हो गया? ये हो गया 5 मेंबर्ड इंटरमीडिएट जो कि रहता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इस शेप में। आपको अगर याद है कि स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स के जब भी हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते थे तो वो किस मैकेनिज्म से जाता था? एसोसिएटिव मैकेनिज्म से। मतलब बीच में एक 5 मेंबर्ड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रिंग या शेप के थ्रू वो जाता था। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, ये है 5 मेंबर्ड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इंटरमीडिएट। और इसके अगले स्टेप में अगर ये ट्रांस है, अगर ये स्टार्टिंग मटेरियल ट्रांस है, तो इसके अगले स्टेप में ये कन्वर्ट हो जाएगा सिस में। कैसे कन्वर्ट होगा? एक L निकल जाएगा लार्जर लिगैंड जो कि यहाँ पे एक्सेस में अंदर आया था, तो वो निकल गया और फाइनली हमको सिस प्रोडक्ट मिल गया। और ये कैसे होता है? दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ बेरी स्यूडो रोटेशन। बेरी स्यूडो रोटेशन हैपेंस इन केस ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आपके पास अगर कोई भी मॉलिक्यूल है जो कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप में है तो उसका 3 होगा इक्वेटोरियल लिगैंड, ये है इक्वेटोरियल पोजीशन में ये 3 लिगैंड, और 2 होगा एक्सियल लिगैंड, दिस इज 1 एक्सियल लिगैंड, दिस इज अनदर एक्सियल लिगैंड। अब होता क्या है, अगर हम नाम देते हैं ऐसे ABCDE, बेरी स्यूडो रोटेशन अगर होता है, बेरी स्यूडो रोटेशन के वजह से दोनों इक्वेटोरियल लिगैंड एक्सियल लिगैंड के साथ अपना प्लेस चेंज करता है। दैट इज यहाँ पे आ जाएगा D, नीचे और एक एक्सियल पोजीशन में E आ जाएगा, यहाँ पे होगा B और एक इक्वेटोरियल पोजीशन में C, और ये A की जगह ही रहेगा। तो इसको बोलते हैं बेरी स्यूडो रोटेशन एंड इट हैपेंस इन केस ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर्स। और इसी वजह से ट्रांस कॉम्प्लेक्स सिस में या फिर सिस कॉम्प्लेक्स ट्रांस में जा सकते हैं। अब इन विच केस ट्रांस मेजर होगा और इन विच केस सिस मेजर होगा वो हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें चाहिए लिगैंड का नेचर क्या है वो देखना, और रिएक्शन के थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी का एस्पेक्ट जज करना। थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? हम इस चीज को और एक बार लिखते हैं। ये जो मैंने लिखा ट्रांस से इंटरमीडिएट के थ्रू फिर सिस प्रोडक्ट आता है, इसको हम और एक बार यहाँ पे लिखते हैं इन कॉमन फॉर्मेट, ट्रांस प्लैटिनम Cl2 PR3। PR3 हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें जनरलाइज करना है।
दिस इज इन इक्विलिब्रियम विथ, सब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है एक्चुअल सोल्यूशन में, और उसके बाद हमें जज करना पड़ेगा कि ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट होना पसंद करेगा या फिर लेफ्ट हैंड साइड में। अच्छा, यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि ये एक्सेस ऑफ PR3 लिगैंड अगर हम ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस PR3 लिगैंड, हमें ये इंटरमीडिएट मिलेगा। ये है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप इंटरमीडिएट। और अब उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, और एक इक्विलिब्रियम साइन हम देंगे इन द नेक्स्ट स्टेप। एक PR3 जो कि एक्स्ट्रा था वो निकल गया, एंड फाइनली वी विल गेट द फर्स्ट प्रोडक्ट ओनली बट इन सिस फॉर्म। जो पहले हमारा प्रोडक्ट था वही हमें मिल गया बट इन सिस फॉर्म, क्योंकि बीच में बेरी स्यूडो रोटेशन हो गया था। अब आप देखो, हमने शुरू किया था ट्रांस से, ट्रांस प्रोडक्ट से जो कि मेजर होता है। अब ट्रांस प्रोडक्ट 5 मेंबर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप में आएगा ही क्यों? अगर कोई थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं है तो सिर्फ एक्सेस ऑफ PR3 देने से ये क्यों इस तरफ आ जाएगा? दैट इज बिकॉज दिस रिएक्शन इज एंथैल्पी फेवर्ड। एंथैल्पी फेवर्ड, दैट इज डेल्टा H क्या होता है? डेल्टा H नेगेटिव में जाता है। और ये क्यों? क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग में एक्सियल और इक्वेटोरियल ये दोनों पोजीशन होने के वजह से जो भी लिगैंड है, चाहे वो बड़ा लिगैंड हो या फिर छोटा लिगैंड हो, वो विदाउट स्ट्रेन एक दूसरे के साथ, विदाउट कोई स्टेरिक इफेक्ट या स्ट्रेन सस्टेन कर सकता है। सो दिस इज फेवरेबल इन दिस साइड। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि एक PR3 यहां से निकल गया और ये सिस प्रोडक्ट में जनरेट हो गया। नाउ दिस रिएक्शन इज काइनेटिकली नॉट फेवर्ड, बट हमारे पास अगर कोई ऐसा थर्मोडायनामिक फैक्टर है जो कि काइनेटिक डिसफेवरेबल फैक्टर को ओवरकम कर सकता है, तो ये सिस प्रोडक्ट जनरेट हो जाएगा। और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? दैट विल डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द लिगैंड R। PR3 का जो R है वो R एक्चुअल में जब ET होता है, इथाइल ग्रुप या फिर ब्यूटाइल ग्रुप होता है, देन बोथ द ट्रांस प्रोडक्ट एंड द सिस प्रोडक्ट दे आर मोर और लेस सल्यूबल इन द मीडियम। जनरली ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के मिथानॉल मीडियम में किया जाता है। और अगर PR3 का R अगर ET हो या फिर BU हो, ब्यूटाइल या इथाइल ग्रुप हो, तो द सिस प्रोडक्ट एंड द ट्रांस प्रोडक्ट both are soluble in the methanol. But when R is pH, जब ये फिनाइल ग्रुप है PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, then the cis product is insoluble. cis फॉर्म में PTCl2 PTCl2 PPH3 whole 2, this is insoluble in methanol. अगर ये insoluble होगा मतलब इसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो अगर कोई चीज का एक रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन हो जाता है तो अकॉर्डिंग टू ला शैटेलियर प्रिंसिपल द रिएक्शन विल गो टू द फॉरवर्ड, यानी कि राइट हैंड साइड डायरेक्शन। लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में वो कम होगा और राइट हैंड साइड डायरेक्शन जहां पे प्रेसिपिटेशन एक्चुअल में हो रहा है वहां पे ज्यादा होगा। सो यहाँ पे भी सेम केस हो गया। अब आप क्वेश्चन में देखो कि एग्जैक्टली क्या पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जब तक हम ट्राइब्यूटाइल फॉस्फिन यूज कर रहे थे तब तक हमें ट्रांस आइसोमर एज मेजर प्रोडक्ट मिल रहा था, लेकिन जब हम ट्राइफिनाइल फॉस्फिन यूज करने लगे तब हमें इनसल्यूबल सिस प्रोडक्ट ऑब्टेन होने लगा, वो मेजर हो गया। तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या है? यही है पूरा एक्सप्लेनेशन। आपको कहाँ से शुरू करना है? मैंने तो बेसिक के लिए आपको ट्रांस इफेक्ट समझाने के लिए रिएक्शन मैकेनिज्म से शुरू किया था। आपको शुरू करना है फ्रॉम द रिएक्शन विथ ट्राइब्यूटाइल फॉस्फिन के साथ। इस जगह से आपको शुरू करना है कि PTCl4 ये कंपाउंड आपके पास था, PTCl4 2-, उसके साथ आपने BU3P का रिएक्शन करवाया। एक मॉलिक्यूल रिएक्शन करवाने के बाद ये आपको मिल गया। फिर सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइब्यूटाइल फॉस्फिन आने के बाद यू हैव ऑब्टेन्ड द ट्रांस प्रोडक्ट एज मेजर। इसके एक्सप्लेनेशन में आप लिखना कि जो PR3 होता है उसका ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट ग्रेटर देन Cl- होता है, तो इसीलिए ये आ गया ट्रांस प्रोडक्ट एज मेजर। और उसके बाद आप आइसोमराइजेशन में आ जाओ। आइसोमराइजेशन, इस पॉइंट को आप हाईलाइट करो। और ये ट्रांस से सिस में कन्वर्ट होने के लिए जो 2 स्टेप का मैकेनिज्म है उसको आप डिस्क्राइब करो विद दिस जनरल एग्जांपल, जहां पे L है लार्ज लिगैंड एंड X है द स्मॉलर लिगैंड्स। बीच में कैसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप का ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट मिलता है और उसमें बेरी स्यूडो रोटेशन का क्या रोल है, और फाइनली वहां से एक लिगैंड जाके सिस में कन्वर्शन हो जाता है।
अब इन आवर पर्टिकुलर केस जो स्मॉलर लिगेंड है X दैट इज Cl, तो उसको आप Cl2 लिख दो। जो बिगर लिगेंड है वो है Pr3, तो Pr3 को आप Pr3 ही रखो, क्योंकि लास्ट में आपको एक बार दिखाना पड़ेगा R इक्वल्स टू Bu होता है तो क्या होगा और R इक्वल्स टू PH होता है तो क्या होगा। उसके बाद ये जो दो स्टेप का इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम किस तरफ जाना चाहिए और ये वाला इक्विलिब्रियम किस तरफ जाना चाहिए, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी को हाईलाइट करते हुए ये आप समझा देना, तो आपको पूरा ये मार्क्स मिल जाएगा। कितने मार्क्स का क्वेश्चन था? 2A एंड 2B दोनों ही था 6 मार्क्स का क्वेश्चन। सो आपको 6 मार्क्स के लिए इतना लिखना काफी है। और आखिरी लाइन में आप ये लिख देना कि इनसल्यूबिलिटी ऑफ द सिस प्रोडक्ट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ला Chatelier's प्रिंसिपल। मैं और एक बार रिपीट करता हूं, इनसल्यूबिलिटी ऑफ द सिस प्रोडक्ट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर द रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ला Chatelier's प्रिंसिपल। अब चलिए देखते हैं 2B में क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2B में है, गिव केमिकल इक्वेशंस फॉर पॉसिबल रिएक्शन ऑफ ट्राईमिथाइल एल्यूमिनियम। ट्राईमिथाइल एल्यूमिनियम मतलब AlCH3 इसके साथ वाटर का क्या रिएक्शन होगा ये हमें देना है, और टेट्रामिथाइल सिलेन दैट इज SiCH3 इसके साथ वाटर का क्या रिएक्शन होगा, इन दोनों का केमिकल इक्वेशंस हमको देना है। एंड आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन इन बॉन्डिंग इन द टू कंपाउंड्स दैट अकाउंट्स फॉर द डिफरेंस इन बिहेवियर। अच्छा, ये क्वेश्चन देख के लग रहा है कि मेन ग्रुप एलिमेंट से ये उठाया गया है, दैट इज ग्रुप 13 में है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, और उसके बाजू में ग्रुप 14 में है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन एंड पीबी। बट एक्चुअली ये क्वेश्चन आया है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में एक पोर्शन है रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, जहां डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया गया है, जैसे कि आयोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एटसेट्रा। हमारे पास है एल्यूमिनियम ट्राईमिथाइल जो कि है कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और उसके साथ सिलिकॉन टेट्रामिथाइल कंपाउंड, दिस इज ऑल्सो कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब सबसे पहले तो वाटर के साथ किसका कैसे रिएक्शन होगा। अब बॉन्डिंग जो बोला गया है कि वाटर के साथ रिएक्शन आप दिखाओ, पॉसिबल रिएक्शन क्या है, और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंस ऑफ बॉन्डिंग इन बिटवीन दिस टू एलिमेंट्स। इन दोनों में बॉन्डिंग का डिफरेंस क्या है, तो हम शुरुआत ही वहां से करेंगे कि इनमें बॉन्डिंग कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम कहाँ पे है, ग्रुप 13 में, बोरॉन के ग्रुप में, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, NH2NP1। दिस इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एनी ग्रुप 13 एलिमेंट। तो ग्राउंड स्टेट में s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और p ऑर्बिटल में बस 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। बट इन द केस ऑफ एक्साइटेड स्टेट एल्यूमिनियम में क्या होगा, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होके यहाँ पे आ जाएगा, सो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, एंड p ऑर्बिटल्स में भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कौन कर रहा है, CH3 रेडिकल, और CH3 में बॉन्डिंग कैसा होता है, कार्बन का वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NH2NP2। कार्बन भी ग्राउंड स्टेट में इस फॉर्म में रहेगा, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर जब एक्साइटेड स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, देन द कन्फिगरेशन विल बी 1 एंड यहाँ पे 3। सो ये हो गया हमारा जाना पहचाना sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। अब मिथाइल ग्रुप में इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा थ्रू द 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड हो गया 3 हाइड्रोजन के साथ, तो हमारे पास कितना बाकी रहा, एक sp3 ऑर्बिटल बाकी रहा हमारे पास, 1 sp3 ऑर्बिटल, और वो 1 sp3 ऑर्बिटल ऑफ CH3 will make a bond with one of these sp2 orbitals of aluminium। तो एल्यूमिनियम के पास ऐसे कितने sp2 ऑर्बिटल्स हैं, 3 है, तो 3 बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे भी एक CH3 रेडिकल आ जाएगा और यहाँ पे भी एक CH3 रेडिकल बॉन्ड बनाएगा। सो हमारे पास जब ये एल्यूमिनियम ट्राईमिथाइल कंपाउंड कंप्लीटली फॉर्म हो गया, उसके बाद भी आप ध्यान से देखो, एक वैकेंट sp2 ऑर्बिटल, दिस sp2 ऑर्बिटल वैकेंट रह जाएगा, and that is why AlCH3 will act as a Lewis acid। क्योंकि इसके पास क्या है, because it has a low lying vacant orbital। a low lying vacant orbital मतलब this can accept electrons। a low lying vacant orbital which can
एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, और अगर इलेक्ट्रॉन्स कोई एक्सेप्ट कर सकता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अ लुईस एसिड, एंड दैट इज वाई इट एक्ट्स वायोलेंटली विथ वाटर। AlCH3 एक तो ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, इट गोज अंडर डाइमराइजेशन, इट गोज अंडर डाइमराइजेशन एंड रिमेन्स एज Al2CH3 होल 6। आपने पढ़ा होगा थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में, दिस इज द थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑफ डाइमर ऑफ AlCH3 होल 3। और यहाँ पे टर्मिनल जो बॉन्ड्स है वो तो नॉर्मल टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, लेकिन जो बीच का ये बॉन्ड है दिस इज कॉल्ड बनाना बॉन्ड, दिस इज थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, ये दोनों जो बॉन्ड है। ठीक है, अब हमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, हमें डाइमर नहीं चाहिए, वी आर डीलिंग विथ AlCH3 होल 3। इसके साथ अगर हम वाटर का रिएक्शन करें तो क्या होगा, मीथेन गैस जनरेट होगा, दैट इज CH4 प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जनरेट होगा, और बैलेंस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड यहाँ पे भी आ जाएगा 3। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का ध्यान रखना आप। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम विथ वाटर। और ये रिएक्शन क्यों होता है, बिकॉज दिस कंपाउंड हैज ए लो लाइंग वैकेंट ऑर्बिटल which can accept electron and it acts as a hard Lewis acid. This is a hard Lewis acid. अब what about टेट्रामिथाइल सिलिन, टेट्रामिथाइल सिलिन में क्या होता है, सिलिकॉन किस ग्रुप में है, सिलिकॉन है ग्रुप 14 में, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम SnPb, और ग्रुप 14 का जनरल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP2। so in the ground state the electron configuration will be like this, NH2 और NP2, बट इन द एक्साइटेड स्टेट एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोमोट हो जाएगा जस्ट लाइक कार्बन, सो दिस विल अपीयर लाइक दिस एंड दिस इज अ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो चार sp3 ऑर्बिटल्स है, उन चार ऑर्बिटल्स के साथ कौन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, CH3 रेडिकल, मिथाइल रेडिकल, एक एक मिथाइल रेडिकल उनके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, एंड फाइनली वी विल गेट दिस कंपाउंड टेट्रामिथाइल सिलिन। इसका स्पेशलिटी क्या है, there is neither lone pair nor any vacant orbital in this electronic configuration, so that line is very much important, आपको वही मेंशन करना पड़ेगा कि there is neither any lone pair, क्योंकि लोन पेयर होता तो क्या होता, लोन पेयर होता तो दिस कंपाउंड would give electron pairs to other compound to foreign materials, तो ये एक्ट करता just as Lewis base। और अगर there is neither any lone pair nor any vacant orbital, वैकेंट ऑर्बिटल होता तो क्या होता, वैकेंट या एम्प्टी ऑर्बिटल होता तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता था, और अगर एक्सेप्ट करता तो हम उसको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। बट सिंस इसके पास दोनों में से कोई भी नहीं है, नाइदर एनी लोन पेयर नॉर एनी वैकेंट ऑर्बिटल, दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड इजीली बाय वाटर, दिस इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड मतलब वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता रेडिली इन वाटर। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन कि क्यों ट्राइमिथाइल एल्यूमिनियम और टेट्रामिथाइल सिलेन वाटर के साथ डिफरेंट बिहेवियर करता है, और उसका रिएक्शन अगर हो तो पॉसिबल रिएक्शन कैसा होगा। मार्क्स कितना था, 2A में जैसे 6 मार्क्स था, यहाँ पे भी 2B में भी 6 मार्क्स है। अच्छा, क्वेश्चन 2A के लिए कहाँ से आप पढ़ोगे, सोर्स क्या है, 2B के लिए आप कहाँ से पढ़ोगे। 2A आया है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के पर्टिकुलरली रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर से, रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको अजय कुमार में मिल जाएगा। अजय कुमार का पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के ऊपर डेडिकेटेड एक बुक है, और एक बुक है ऑर्गेनोमेटेलिक एंड बायो इनऑर्गेनिक के ऊपर बेस करके, तो ये दोनों बुक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अजय कुमार के साथ आप क्या करो, वी किटर के किताब है, वहां पे भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के ऊपर, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर डेडिकेटेड चैप्टर आप एक बार देख लेना। और साथ में क्वेश्चन नंबर बी कहाँ से आया है, 2B आया है फ्रॉम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, यहाँ पे भी रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। सो आप इधर भी अजय कुमार के जो ऑर्गेनोमेटेलिक के ऊपर किताब है उसका चैप्टर नंबर 4 देखना, चैप्टर नंबर 4 दैट इज डेडिकेटेड टू ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शंस। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शंस के ऊपर अजय कुमार के चैप्टर नंबर 4 है ऑर्गेनोमेटेलिक किताब में। और साथ में जितने भी तरीके का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, चाहे वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के रिगार्डिंग हो या फिर ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के रिगार्डिंग हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर अगर आपको एक पर्टिकुलर किताब चाहिए और पढ़ना है अच्छे से, देन आप ए मैकॉली इनका किताब पढ़ सकते हैं, विच इज इनऑर्गेनिक
रिएक्शन मैकेनिज्म, किताब का नाम ही है इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, उसका वॉल्यूम 5 आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो, क्योंकि ये पूरा ही डेडिकेटेड है इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स के ऊपर। बहुत सारे ऐसे भी चीज़ है जो कि काम में नहीं आएंगे, तो इससे जो भी पोर्शन ज़रूरत होगा इस किताब से मैं आपको पढ़ा दूंगा। बाकी आप अजय कुमार के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए अभी के लिए। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 का 2 पार्ट है, ए और बी दोनों का ही वेटेज कितना है, 10 मार्क्स और 10 मार्क्स। ए में क्या पूछा गया है, द टॉक्सिक स्पीसीज थैलियम प्लस इज यूज्ड एज एन एनएमआर प्रोब फॉर K प्लस बाइंडिंग इन प्रोटीन्स। ठीक है, एक्सप्लेन वाई थैलियम प्लस इज suited फॉर दिस पर्पस एंड अकाउंट फॉर इट्स हाई टॉक्सिसिटी। यहाँ पे ना अगर आप ध्यान से सोचोगे दोनों ही क्वेश्चन का आंसर सेम होगा। अगर इसका हाई टॉक्सिसिटी का रीजन क्या है थैलियम प्लस का, ये अगर आपसे पूछा जाए, या फिर पोटेशियम के जगह एनएमआर प्रोब में प्रोटीन के एनएमआर करने के लिए पोटेशियम प्लस की जगह हम थैलियम प्लस को क्यों यूज करते हैं एनएमआर प्रोब में, उसका भी आंसर सेम ही होगा। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे हो जाएगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल थैलियम के बारे में ही बात करते हैं। ग्रुप 13 में आता है ये, ग्रुप 13 में है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम हो गया। और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, NH2 NP1। ये होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल ऑर्बिटल, वैलेंस शेल ऑर्बिटल का। तो बोरॉन का कितना होगा, बोरॉन का 2s2 2p1, एल्यूमिनियम का 3s2 3p1। ऐसे करते यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। लेकिन डिफरेंस क्या है, जब हम 3 नंबर मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3, तो यहाँ पे d ऑर्बिटल अभी तक नहीं आया, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 आ चुका है, n इक्वल्स टू 4। सो यहाँ पे हमारा 3d ऑर्बिटल का एंट्रेंस शुरू हो गया, तो यहाँ पे होगा 3d10। उसके बाद आप करो 4s2 4p1, ऐसे आप लिख सकते हो। एग्जैक्टली लाइक दैट इन केस ऑफ इंडियम, अब फाइनल वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p1 ये तो लिखो, लेकिन उसके पहले ये ध्यान रखना कि इसके पहले 4d10 भी आ चुका है। एग्जैक्टली लाइक दैट यहाँ पे भी होगा 6s2 6p1, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या होगा, एक तो यहाँ पे 4f14 भी आ चुका है और साथ में 5d10 भी आ चुका है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये होगा जैसे कि बोरॉन के केस में या एल्यूमिनियम के केस में या फिर गैलियम के केस में, आयनाइजेशन एनर्जी के रिस्पेक्ट में अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी बाहर से प्रोवाइड करोगे, देन दे कैन रिमूव द 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। 2s2 2p1 से अगर हम ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दे तो वैलेंसी कितना हो जाएगा, B3+। वैसे ही एल्यूमिनियम के केस में अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे तो वो हो जाएगा Al3+। सेम लाइक गैलियम, गैलियम 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो जो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हैं उसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 3+। इसको हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सभी ग्रुप का होता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन के केस में अगर हम कार्बन लेते हैं, कौन से ग्रुप में है, कार्बन है ग्रुप 14 में, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन एंड लेड। इसके केस में NH2 NP2 ये है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो 4 इलेक्ट्रॉन को अगर हम रिमूव कर दे तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +4। लेकिन यहीं पे एक एक्सेप्शन आता है, दैट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये एक्सेप्शन कैन बी सीन इन केस ऑफ द लास्ट 2 एलिमेंट्स, लास्ट 2 और लास्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ ईच ग्रुप। क्यों होता है ऐसे, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ शील्डिंग कैपेसिटी। शील्डिंग कैपेसिटी आपने पढ़ा होगा, शील्डिंग कैपेसिटी इज नथिंग बट कोई भी न्यूक्लियस अपने आउटर मोस्ट शेल के ऑर्बिटल को कितने फर्मली अपने साथ बाइंड करके रख सकता है। कोई भी न्यूक्लियस अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को कितने स्ट्रांगली अपने साथ बाइंड करके रख सकता है, दैट इज मेजर्ड बाय द पैरामीटर कॉल्ड शील्डिंग कैपेसिटी। और एस ऑर्बिटल के शील्डिंग कैपेसिटी p ऑर्बिटल से ज्यादा है, वैसे ही ग्रेटर देन d ग्रेटर देन f। तो सबसे लोएस्ट शील्डिंग कैपेसिटी किसका है, f का और d का। अब आप लास्ट के कोई भी ग्रुप के आखिरी के 2-3 एलिमेंट देख लो, जैसे कि यहाँ पे हो गया इंडियम और थैलियम। इंडियम और थैलियम के केस में क्या है, बाकी सब में आप देखो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इन सब के केस में आखिरी के ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है उनको शील्ड कौन कर रहा है,
2s2 इसके पहले क्या है, उसके पहले है 1s2, मतलब यहाँ पे शील्डिंग ऑर्बिटल है s। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि कौन शील्ड कर रहा है, शील्डिंग ऑर्बिटल है s। इन केस ऑफ एल्यूमिनियम ऑल्सो एकदम आउटर मोस्ट पे तो है 3s2 3p1, तो उसके पहले क्या होगा, ऑब्वियसली 2s2 2p6 ये होगा। तो यहाँ पे भी s और p ऑर्बिटल शील्ड कर रहा है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को। बट इन केस ऑफ आखिरी के दो एलिमेंट थैलियम एंड इंडियम, बाहर के ये जो तीन एलिमेंट्स है उसको शील्ड कर रहा है यहाँ पे d ऑर्बिटल, और यहाँ पे तो और भी बुरा हाल है क्योंकि यहाँ पे इन तीन इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड कर रहा है d ऑर्बिटल और उसके साथ f ऑर्बिटल, जिनका शील्डिंग कैपेसिटी है वेरी लो। और शील्डिंग कैपेसिटी वेरी लो होने के वजह से ये जो तीन इलेक्ट्रॉन है, ये तीन इलेक्ट्रॉन बहुत ही स्ट्रांगली न्यूक्लियस के तरफ बाइंड होकर रहेगा, अट्रैक्ट होकर रहेगा, उसको रिमूव करना आसान नहीं होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी पुअरली शील्डेड, ये लाइन आपको लिखना ही है, वेरी पुअरली शील्डेड बाय f एंड d ऑर्बिटल्स फ्रॉम, शील्डेड मतलब किसी फोर्स से आप शील्ड कर रहे हो, तो फ्रॉम क्या, फ्रॉम द बाइंडिंग फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स, फ्रॉम द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द nuclei, and that is why removing all the three electrons, removing all the outermost, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है, सो आउटर मोस्ट भी लिख सकते हो या फिर वैलेंस शेल भी आप लिख सकते हो। सो रिमूविंग ऑल दी वैलेंस शेल 3 इलेक्ट्रॉन्स इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। रैदर 3 इलेक्ट्रॉन आप रिमूव नहीं कर सकते, एक इलेक्ट्रॉन तो कर सकते हो, NH2 NP1 है, NH2 NP1। इन केस ऑफ थैलियम क्या है, 6s2 6p1, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को रिमूव आप नहीं कर सकते हो, लेकिन 6p1 को रिमूव किया जा सकता है। सो रैदर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम थैलियम, ठीक है। तो इसीलिए थैलियम प्लस में कन्वर्ट होता है, लेकिन थैलियम 3+ नहीं दिखाता है। दिस ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। अब इसके साथ हमारे क्वेश्चन का क्या लेना देना, क्वेश्चन में पूछा गया है कि K+, इसके जगह हम थैलियम प्लस को क्यों यूज करते हैं इन केस ऑफ प्रोटीन NMR। प्रोटीन के NMR करने के वक्त हम NMR प्रोब में थैलियम प्लस को क्यों यूज करते हैं, बिकॉज सिंपली थैलियम प्लस इमिटेट्स, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इमिटेशन मतलब क्या, मतलब नकल करना को इमिटेट बोला जाता है, मतलब सिमिलर बिहेव करना। थैलियम प्लस इमिटेट्स K+ एंड दैट इज व्हाई इट कैन बी यूज्ड इन प्रोटीन NMR। अब प्रोटीन में पोटेशियम का जरूरत क्या है, K+ का, क्योंकि आपको अगर ध्यान है कि सोडियम पोटेशियम ATP पंप, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये आपको बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिल जाएगा। तो प्रोटीन के साथ ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सोडियम पोटेशियम, ये हमेशा कनेक्टेड रहता है। इसीलिए प्रोटीन के जब हम NMR करेंगे तब हमें K+ को रिप्लेस करके Tl+ लगाना पड़ेगा, Tl+ को यूज करना पड़ेगा। और इसका न्यूक्लियर स्पिन कितना है, न्यूक्लियर स्पिन है हाफ, Tl+ का न्यूक्लियर स्पिन हाफ है, एंड दैट इज व्हाई इट इज NMR एक्टिव। तो हमें अच्छे से रिस्पॉन्स मिल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटीन। अब अभी तक मैंने जो बताया, दैट सेम एक्सप्लेनेशन इज रिस्पॉन्सिबल, कौन सा एक्सप्लेनेशन, इनर्ट पेयर इफेक्ट। सो इनर्ट पेयर इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थैलियम टू बिकम टॉक्सिक टू अस, क्योंकि एक तो थैलियम है नॉन एसेंशियल मेटल और वो भी हेवी, दिस इज नॉन एसेंशियल हेवी मेटल, जो कि हमारे बायो इनऑर्गेनिक सिस्टम में, हमारे ह्यूमन बॉडी के बायोलॉजिकल सिस्टम में कोई भी इसका जरूरत नहीं है। तो अगर थैलियम का जरूरत नहीं है लेकिन थैलियम प्लस इमिटेट कर सकता है K+ को, दिस इज इक्विवेलेंट टू K+। तो अगर थैलियम प्लस हमारे बॉडी में आ जाए तो K+ के जगह सोडियम पोटेशियम पंप में K+ को ये रिप्लेस करके सोडियम थैलियम पंप बना सकता है, एंड दैट विल बी lethal to us, so the same thing, inert pair effect, इसको आप डिस्क्राइब कर दोगे और ये बोल देना
कि थैलियम प्लस के प्लस को इमिटेट कर सकता है, जो कि एनएमआर के लिए तो अच्छा है, लेकिन हमारे बॉडी में अगर इमिटेट करके सोडियम पोटेशियम पंप की जगह खुद आगे बैठ जाए तो दैट विल बी लिथल फॉर अस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये है 5B और इसका भी वेटेज है 10 मार्क्स। क्या पूछा गया है? द एफ डबल बॉन्ड ऑक्सीडाइजिंग सेंटर इन साइटोक्रोम P450 is characterized as Fe4 complex with the porphyrin also oxidized by 1 electron. This feature is supported from 57Fe Mossberg spectra. The magnetic susceptibility of the complex indicates the presence of 3 unpaired electron. ये है एक्चुअल लाइन। To which orbitals are they assigned? साइटोक्रोम P450 के बारे में पूछा गया है और Fe4 ऑक्सीडाइजिंग सेंटर के बारे में पूछा गया है। मतलब ये कहाँ से है? दिस क्वेश्चन बिलोंग्स फ्रॉम बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पोर्शन। बायो इनऑर्गेनिक में भी पर्टिकुलरली जो पोर्शन मेटालो एंजाइम्स के साथ डील करता है वहां से ये पूछा गया है। मेटालो एंजाइम्स में मैक्सिमम क्या है? हमने हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा है, मायोग्लोबिन के बारे में पढ़ा है और साथ में साइटोक्रोम के बारे में भी पढ़ा है। साइटोक्रोम इज नथिंग बट 1 इलेक्ट्रॉन कैरियर दैट कैन अफेक्ट। आप इसी लाइन से आंसर लिखना शुरू करना है एग्जाम में। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा अगर हमें साइटोक्रोम से पर्टिकुलरली साइटोक्रोम 450 के फंक्शन तक जाना है तो। सो साइटोक्रोम जनरली 1 इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है दैट कैन अफेक्ट द एडिशन और पार्टिसिपेशन ऑफ O2 ऑक्सीजन इन एनी रिएक्शन। अब इनमें डिफरेंट काइंड का साइटोक्रोम हो सकता है। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, इसका काम क्या है? दिस कैन कन्वर्ट O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, इसको वाटर में कन्वर्ट कर सकता है। वैसे ही साइटोक्रोम P450, साइटोक्रोम P450 दिस कैन कन्वर्ट RH टू ROH और उसके लिए वो क्या करता है? एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का हेल्प लेता है और उसका बॉन्ड ब्रेक करके एक एटम को RH में इंसर्ट करता है और जो दूसरा ऑक्सीजन का एटम है उससे वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। ओके, एंड दैट इज व्हाई साइटोक्रोम P450 इज कॉल्ड अ मोनो ऑक्सीजिनेज। ऑक्सीजिनेज मतलब ऑक्सीजन को जो ब्रेक करता है, मोनो ऑक्सीजिनेज हिम एंजाइम। ठीक है, और ये 450 का मतलब क्या है? 450 इज नथिंग बट 450 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ द एब्जॉर्प्शन बैंड, वेवलेंथ ऑफ द एब्जॉर्प्शन बैंड व्हेन, जब साइटोक्रोम एंजाइम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एक एडक्ट फॉर्म करता है एंड दैट एडक्ट शोज एब्जॉर्प्शन बैंड एट 450 नैनोमीटर वेवलेंथ, इसीलिए ये नाम है साइटोक्रोम P450। और साइटोक्रोम किस तरीके का हो सकता है? साइटोक्रोम पेरोक्सीडेज, ये भी एक टाइप है। साइटोक्रोम पेरोक्सीडेज जैसे नाम से ही पता चलता है कि पेरोक्साइड बॉन्ड को ये ब्रेक करता है। फॉर एग्जांपल H2O2 इज कन्वर्टेड टू वाटर बाय दिस पर्टिकुलर एंजाइम। तो हमने क्या देखा? मेनली साइटोक्रोम का जनरल काम क्या होता है? ब्रेकिंग ऑक्साइड और पेरोक्साइड बॉन्ड, ये है जनरल इसका फंक्शन। एंड फॉर दैट इट गोज थ्रू अ कैटालाइटिक साइकिल। साइटोक्रोम P450 का एक कैटालाइटिक साइकिल है जो आप इस क्वेश्चन में दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो। इस क्वेश्चन का मार्क्स कितना है? 10 मार्क्स है। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप उस साइकिल को मेंशन कर देना, ड्रॉ कर देना। बट प्रैक्टिकली जब आप प्रिपरेशन लोगे तो आपके पास फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, फिर कैटालिटिक कपलिंग रिएक्शन, इन सब रिएक्शन के रिगार्डिंग बहुत सारा साइकिल आपको याद रखना पड़ेगा। तो साइटोक्रोम में पर्टिकुलरली कैसा रिएक्शन होता है उसके रिगार्डिंग कैटालिटिक साइकिल आपको याद रखने का वक्त ही नहीं मिलेगा। तो उसके लिए भी मैं ट्रिक बता दूंगा, लेकिन मैं पहले एक बार कैटालिटिक साइकिल पूरा लिख देता हूं ताकि आप नोट कर पाओ। साइटोक्रोम का स्ट्रक्चर क्या है? जनरली हीमोग्लोबिन हो चाहे मायोग्लोबिन हो या फिर साइटोक्रोम हो, ये सब क्या है? ये सब है हीम एंजाइम। मतलब सेंटर में क्या रहेगा? सेंटर में रहेगा Fe आयन। अब Fe 3+ में भी रह सकता है, 4+ में भी रह सकता है, 2+ में भी रह सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो हीमोग्लोबिन है या मायोग्लोबिन है या साइटोक्रोम है एटसेट्रा। और वो कनेक्टेड रहेगा टू 4 नाइट्रोजन एटम्स। और ये 4 नाइट्रोजन एटम्स किस चीज का है? दीज आर ऑफ पोरफायरिन रिंग। These 4 nitrogen atoms comes from porphyrin ring और porphyrin ring मतलब 4 modified pyrrole molecule
4 मॉडिफाइड पायरोल मॉलिक्यूल एक साथ मिलके पोरफायरिन रिंग फॉर्म करता है और बाकी का 2 जगह, ये ऑक्टाहेड्रल होता है ना, तो 4 जगह ऑक्युपाई हो गया और बाकी का 2 बॉन्ड में क्या रहेगा, इन केस ऑफ पर्टिकुलरली साइटोक्रोम P450 जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। एक तरफ ये सल्फर एटम के साथ जुड़ा रहता है ऑफ सिस्टेन, सिस्टेन करके जो अमाइनो एसिड है उसका सल्फर एटम के साथ ये एक तरफ बॉन्डेड है और दूसरे तरफ या तो OH2 रहता है या फिर OH रहता है, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन या तो फिर वाटर मॉलिक्यूल रहता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ साइटोक्रोम P450। और एकदम मिडिल में बीचों बीच जो Fe एटम है वो किस पोजीशन में है, दैट इज इन +3 लो स्पिन, +3 लो स्पिन फॉर्म में है। अब साइटोक्रोम कैटालिटिक साइकिल हम कोई भी जनरलाइज्ड रिएक्शन के लिए बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ फॉर RH टू ROH। इस कन्वर्शन के लिए साइटोक्रोम साइकिल कैसे एप्लीकेबल है, साइटोक्रोम कैटालिटिक साइकिल। सबसे पहले हमारे पास क्या था, Fe3 लो स्पिन में, एक तरफ है हमारा OH2, दूसरे तरफ है सिस्टेन मॉलिक्यूल और उसके साथ मैं P को ऐसे लिख रहा हूँ, P क्या है, पोरफायरिन रिंग है P, दिस इज पोरफायरिन रिंग। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप RH मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड हुआ और निकल क्या गया, वाटर मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल। लेकिन RH रिंग के एनवायरनमेंट में रहेगा, Fe के साथ डायरेक्ट बॉन्ड नहीं करेगा, ये रिंग के एनवायरनमेंट में रहेगा, ये सिस्टेन है। इसके बाद नेक्स्ट 1 इलेक्ट्रॉन विल बी एडेड, एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा। सोर्स क्या है उसका, NADP सोर्स हो सकता है या फिर FADH2 सोर्स हो सकता है। ये जब आप फोटो सिस्टम 1-2 पढ़ोगे तब वहां पे मैं दिखा दूंगा NADP FADH2 क्या होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन के एडिशन में क्या फर्क होगा, ये जो 3+ है वो हो जाएगा रिड्यूस होके Fe2, बाकी सेम है, RH की जगह है और सिस्टीन की जगह, साथ में पोरफायरिन रिंग है। नेक्स्ट द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विल कम, अब ये ऑक्सीजन वापस Fe को अपने 3+ स्टेट में लेगा और ये ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, बाकी नीचे सिस्टीन है, साथ में RH है और ये पोरफायरिन रिंग। अब यहाँ पे आप देखो एक और इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा फ्रॉम सेम, या तो फिर NADP से या तो फिर FADH2 से एक इलेक्ट्रॉन आ गया और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अभी तक जो हमारा O बॉन्ड O था उसको परऑक्सी फॉर्म में लेके आएगा, Fe3, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, एक बॉन्ड ऑक्सीजन, एक बॉन्ड ये, साथ में पोरफायरिन रिंग, साथ में RH और सिस्टीन। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी स्टेप में सब काम होगा। साइटोक्रोम का मेन काम क्या होता है, ऑक्सीडेज या परऑक्सीडेज इसी हिसाब से काम करता है, तो मतलब OO लिंकेज को ये तोड़ देगा और एक ऑक्सीजन RH के साथ इंसर्ट होके ROH ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा और बाकी का जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन एटम Fe के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। सो इट विल लुक लाइक दिस, Fe5 फिर डबल बॉन्ड O, यहाँ पे सिस्टीन था, पोरफायरिन रिंग और RH क्या हो गया, ROH में कन्वर्ट होके एज ए प्रोडक्ट बाहर निकल गया। और इस रिएक्शन में और एक चेंज भी होता है, अभी तक हमने कितना इलेक्ट्रॉन का एडिशन किया था, यहाँ पे आप देखना एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन किया था, NADP से आया था और यहाँ पे स्टेप में और एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन किया था। सो वो दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा इन दिस पर्टिकुलर स्टेप। सो दिस इज एन ऑक्सीडेशन स्टेप, वो 2 इलेक्ट्रॉन 2 H+ के साथ रिएक्ट करके H2O मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा और इसीलिए ये जो 3+ था, अभी तक Fe चल रहा था 3+ में, तो 3+ कन्वर्ट हो गया 5+ में, ओके। एंड इन द फाइनल स्टेप, जब एक बार हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गया, तो एक बार जब प्रोडक्ट आ गया तो वापस हमारे पास इनिशियल साइटोक्रोम मेटालोएंजाइम रीजनरेट हो जाएगा। ये है पूरा साइकिल। अब इस पूरे साइकिल में आपको इतना कुछ याद नहीं रखना है, आपको बस क्या याद रखना है, पर्टिकुलर 2 से 3 स्टेप याद रखना है। Fe3+, साथ में एक परऑक्सी लिंकेज और पोरफायरिन रिंग। नेक्स्ट द ऑक्सीडेशन स्टेप, ऑक्सीडेशन स्टेप में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, सो दैट Fe3+ से Fe5+ हो गया, पोरफायरिन रिंग सेम रहेगा और साथ में एक O एटम, क्योंकि यहाँ पे जो क्लीवेज हुआ था एक ऑक्सीजन निकल चुका है, निकल के क्या किया है, ये ऑक्सीजन ने और ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके जो भी हो, चाहे RH हो स्टार्टिंग प्रोडक्ट, उसको ROH में कन्वर्ट किया हो, या फिर अगर H2O2 हो स्टार्टिंग प्रोडक्ट, उसको 2H2O में कन्वर्ट किया हो, तो एक ऑक्सीजन का तो रोल बाहर चला गया और 2 इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीडाइज होकर बाहर निकल गया। बाकी ये है सबसे इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट,
क्योंकि इसके बाद वापस जो मेटलो एंजाइम है वो रीजेनरेट हो जाएगा। Fe3 एक तरफ सिस्टीन और एक तरफ OH2, ये मेटलो एंजाइम स्टार्टिंग था, ये रीजेनरेट हो जाएगा। लेकिन ये जो इंटरमीडिएट है, दिस इंटरमीडिएट कैन स्टे इन टू फॉर्म्स। किस फॉर्म में रह सकता है? एक तो है Fe5+ और दूसरा है Fe4 डबल बॉन्ड O P+ रेडिकल। ठीक है, P+ रेडिकल, ये रेडिकल कैसे आ गया? Fe5+ से Fe4+ में कन्वर्ट करना चाहो तो एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा। वो इलेक्ट्रॉन अगर पोरफायरिन रिंग प्रोवाइड करता है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर प्रोवाइड करता तो डायरेक्टली ये हो जाता P से P+। अगर 2 इलेक्ट्रॉन कोई एक्सेप्ट करता है तो वो हो जाता है P से P-। लेकिन जब कोई स्पीसीज एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है देन इट बिकम्स P.- मतलब रेडिकल, या फिर अगर एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है देन इट बिकम्स P.+ मतलब कैटायनिक रेडिकल। तो यहाँ पे भी सेम हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन Fe5+ को Fe4+ में कन्वर्ट करने के लिए पोरफायरिन रिंग ने प्रोवाइड किया, इसीलिए पोरफायरिन का एक पॉजिटिव कैटायनिक रेडिकल हमें मिला। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट। और क्वेश्चन में देखना यही बॉन्ड का जिक्र किया गया है कि Fe4+ बॉन्ड में हम रहते हैं तो फिर भी हमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे मिल सकता है? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मॉसबाउर स्पेक्ट्रोस्कोपी ने दिखाया है। आप क्वेश्चन पढ़ना एक बार। क्वेश्चन में क्या दिया है कि साइटोक्रोम P450 में Fe डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, Fe4 कॉम्प्लेक्स के तौर पे ये रहता है, तो भी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो विच ऑर्बिटल्स आर दे असाइंड? एक्सप्लेन। और हमने ऑलरेडी ये कैटालिटिक साइकिल एक्सप्लेन करने के वक्त वो पॉइंट को कवर कर दिया। क्या होगा आंसर? ये जो इंटरमीडिएट है, दिस इंटरमीडिएट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट फॉर एनी साइटोक्रोम रिएक्शन। तो अगर आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट Fe5+ के फॉर्म में रहेगा तो उसमें डी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? Fe normally have 3d6 4s2 electronic configuration, so Fe5+ will have 3d3 4s0 this electronic configuration। और ये 3d इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा? नीचे है T2g ऑर्बिटल्स और ऊपर है Eg ऑर्बिटल्स। T2g में क्या आता है? dxy dxz dyz। सो वो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3 ऑर्बिटल में रहेंगे, dxy dyz dxz, एंड दैट इज योर आंसर कि 3 इलेक्ट्रॉन क्यों है और ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल के रिगार्डिंग रिलेटेड है। ये है साइटोक्रोम कैटालिटिक साइकिल। ये साइकिल अगर पूरा याद भी नहीं रहता है, आप सिर्फ फर्स्ट मटेरियल को ध्यान रखना कि ये है साइटोक्रोम का जनरलाइज्ड फॉर्मूला और इसके साथ, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट, यही से आपका सब क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आप इस इंटरमीडिएट को ध्यान में रखना। आप पढ़ोगे कहाँ से? RP सरकार करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक ऑथर है, उनके वॉल्यूम 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 2 में बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा। और साथ में अजय कुमार को भी रखना, साथ में अजय कुमार का जो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री है उसके साथ ही बायो इनऑर्गेनिक क्लब किया हुआ है, तो वहां से भी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर एक देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है 8A में, व्हाट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग इट्स स्टीरियोकेमिस्ट्री वुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन ट्राइफिनाइल फॉस्फीन एंड दिस कंपाउंड। कहाँ से है? रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक, इस सेक्शन से। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के रिएक्शन मैकेनिज्म सेक्शन में आपको ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, ऐसे बहुत सारे टाइप के रिएक्शन मिल जाएंगे। उन्हीं में से एक है माइग्रेटरी इंसर्शन। माइग्रेटरी इंसर्शन क्या होता है माइग्रेटरी इंसर्शन में, और आप कैसे पहचानोगे कि माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन को आपको अप्लाई करना है? जैसे कि एक मेटल, उसके साथ CO यानी कि कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है और एक हाइड्राइड या एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। एक कैन बी अ हाइड्राइड ग्रुप, एक कैन बी एन एल्किल और एराइल ग्रुप। तो इन दिस टाइप ऑफ केस क्या होता है, मेटल एटम के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नंबर कम करने के लिए ये जो ग्रुप है हाइड्राइड या एल्काइल या एराइल ग्रुप, ये इंसर्ट होके यहाँ पे आ जाता है कार्बोनिल ग्रुप में। सो ये क्या हो जाएगा? M, फिर यहाँ पे X और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। दिस इज कॉल्ड माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन एंड मोर एक्यूरेटली दिस इज 1-1 माइग्रेशन। 1-1 माइग्रेशन क्यों?
क्योंकि मेटल के इस तरफ जाओगे तो ये भी है एक नंबर और इस तरफ जाओगे तो ये भी नंबरिंग में एक आएगा। सो 1 1 माइग्रेशन। और इसमें फायदा क्या होगा, मेटल का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 2 लेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड CO रेडिकल से 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहा था डोनेशन, और ये जो भी है एराइल एल्किल ग्रुप वो भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था। तो एक ग्रुप, ये एराइल ग्रुप अगर इस तरफ चला गया एराइल या एल्किल ग्रुप, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वो फर्दर मेटल एटम को डोनेट नहीं कर पाएगा। तो अभी हमारे पास जो गिवन कंपाउंड है उसमें हम माइग्रेटरी इंसर्शन अप्लाई कैसे करें। हमारे पास है Me, फिर Mn है मेन मेटल, सेंट्रल मेटल, और CO कितना है यहाँ पे CO5, ठीक है CO5, और साथ में है PPH3, CO5 और इसके साथ में है PPH3। सबसे पहले तो इसको देखते हैं कितना है 1 और यहाँ पे 5, मतलब ऑक्टाहेड्रल शेप का होगा ये। ऑक्टाहेड्रल शेप मतलब यहाँ पे Mn, बाकी आप 5 कार्बोनिल ग्रुप को कैसे भी लिखो, 2 सामने की तरफ, 2 पीछे की तरफ, 2 एक्सियल पोजीशन में, यहाँ पे है Me और यहाँ पे है और एक CO। इसके साथ अगर हम PPH3 का रिएक्शन करें तो एक तो प्रोबेबिलिटी है कि एक CO निकल जाए, यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से, कोई भी एक 5 पोजीशन से एक CO निकल जाए और PPH3 सब्स्टिट्यूट हो जाए। But that substitution reaction will not occur in this case because the metal carbonyl bond, ये कोई भी मेटल हो, यहाँ पे है मैंगनीज, metal carbonyl bond is very much strong and obviously more stronger than metal PPH3 bond। तो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो। तो बाकी हमारे पास क्या रहा, एडिशन और माइग्रेटरी इंसर्शन, एडिशन या फिर माइग्रेशन, ये दोनों ऑप्शन बचा हुआ है। उनमें से एडिशन भी नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी 6 कोऑर्डिनेटेड स्पीसीज है, ये ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज है, एंड ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज 6 कोऑर्डिनेशन से 7 कोऑर्डिनेशन में जाना पॉसिबल नहीं है, तो एडिशन रिएक्शन भी नहीं होगा। बाकी बचा हमारे पास माइग्रेशन रिएक्शन। अब माइग्रेशन रिएक्शन में पॉसिबिलिटी क्या है, मैंने आपको क्या दिखाया था, माइग्रेशन रिएक्शन में अगर मेटल के साथ यहाँ पे CO5 है, एक मिथाइल ग्रुप है, एक पॉसिबिलिटी ये है बाहर से जो ग्रुप आ रहा है उसका माइग्रेशन हो जाए, मतलब PPH3 ग्रुप या तो Mn Me बॉन्ड के बीच में या तो फिर मैंगनीज CO बॉन्ड के बीच में माइग्रेट हो जाए। अब देखते हैं पॉसिबिलिटी नंबर 1, जहाँ पे बाकी सब अपने जगह पे सही है, बस PPH3 यहाँ पे इंसर्ट हो गया Me Mn बॉन्ड के बीच में। दिस इज नेवर पॉसिबल क्योंकि दिस बॉन्ड इज नॉट फिजिबल। आपके पास PPH3 है और एक तरफ Me है एक तरफ Mn है, दिस बॉन्ड इज नेवर फिजिबल, तो ये कंपाउंड तो फॉर्म नहीं होगा। सेकेंड माइग्रेशन क्या हो सकता है, सेकेंड पाथवे कि MnCO इस बॉन्ड के बीच में PPH3 आ जाए, ये भी नहीं होगा बिकॉज Mn फिर PPH3 फिर CO, दिस बॉन्ड इज ऑल्सो नॉट फिजिबल, तो ये सेकेंड भी नहीं होगा। अभी बाकी हमारे पास क्या रहा, बाकी हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है कि PPH3 Mn के साथ डायरेक्टली अटैच हो, जैसे डायरेक्टली कार्बोनिल ग्रुप अटैच्ड है वैसे ही। तो क्या होगा, Mn PPH3 उसके साथ कार्बोनिल 4, मैंने क्यों 4 ग्रुप लिखा कार्बोनिल को, क्योंकि एक कार्बोनिल, कोई भी एक कार्बोनिल इन पांचों में से, इन पांचों कार्बोनिल ग्रुप में से कोई भी एक कार्बोनिल और मिथाइल, ये दोनों ग्रुप मिला के एक एसाइल ग्रुप फॉर्म कर ले। एसाइल ग्रुप कैसे फॉर्म होगा, ऐसे होगा, आपको मैंने दिखाया था कि माइग्रेटरी इंसर्शन या फिर पर्टिकुलरली 1-1 माइग्रेशन, इसका जनरल मैकेनिज्म क्या है कि मेटल के साथ कार्बोनिल ग्रुप लगा है और उसके साथ एक एक्स ग्रुप है, एक हो सकता है हाइड्राइड या एल्किल या एराइल ग्रुप। अब ये एल्किल ग्रुप इन दिस केस इज मिथाइल ग्रुप और वो मिथाइल ग्रुप इंसर्ट हो जाएगा कार्बोनिल ग्रुप और मेटल के बीच में, ये मेटल है इन दिस केस मैंगनीज। तो आफ्टर माइग्रेटरी इंसर्शन ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O Me, दैट इज एसाइल ग्रुप, दिस इज एसाइल ग्रुप। CH3CO ग्रुप को हम बोलते हैं एसाइल ग्रुप। अब यहाँ पे M के साथ अलग से जो फॉरेन लिगेंड वो जुड़ सकता है, PPH3 ये जुड़ सकता है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा दिस विल बी आवर प्रोडक्ट। लेकिन अभी भी ये हमारा फाइनल आंसर नहीं हुआ क्योंकि इस प्रोडक्ट को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पे मैं जैसे लिख रहा हूँ, मैंगनीज बीच में है, ठीक है, मैंगनीज बीच में है, 4 कार्बोनिल ग्रुप है हमारे पास। 4 कार्बोनिल ग्रुप को मैं कैसे सजाऊंगा, मैं ऐसे सजा सकता हूँ 4 कार्बोनिल ग्रुप को,
जो एसाइल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ एमी वो ऊपर चला गया और उसके ट्रांस पोजीशन में PPH3 यानी कि फॉरेन लिगेंड आ गया। लेकिन इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, ऐसे भी लिख सकता था कि PPH3 सिस पोजीशन में है, बाकी जितने भी CO है वो ऐसे अरेंज हो जाएगा और एसाइल ग्रुप अपने सेम पोजीशन में बिलोंग करेगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे जो फॉरेन लिगेंड है और एसाइल ग्रुप है, दोज आर ट्रांस टू ईच अदर, सो दिस इज ट्रांस कंपाउंड एंड इन दिस केस द फॉरेन लिगेंड। अब देखो PPH3 को आप यहाँ पे भी लिखो या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे, वो एसाइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में सिस में ही रहेगा, तो दिस इज सिस कंपाउंड। अब इन दोनों में क्या होगा, सिस वर्सेस ट्रांस, इन दोनों में किसका फॉर्मेशन एक्चुअल में पॉसिबल होगा? तो फॉर दैट वी हैव अ वेरी पॉपुलर एक्सपेरिमेंट विच इज MnCO5Me इसके साथ 13CO, जहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल रेडिकल में जो कार्बन हमने यूज किया है दैट इज रेडियो एक्टिव 13C आइसोटोप। ये रिएक्शन करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया, इसको हम दूसरे कलर से लिखते हैं, इसको C को हम दूसरे कलर से डिनोट करते हैं ताकि डिफरेंस समझ में आए। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट हमारे पास वन एंड ओनली प्रोडक्ट क्या आया है? वन एंड ओनली प्रोडक्ट वी हैव गॉट CO यहाँ पे है माइग्रेटरी इंसर्शन होने के बाद एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे एक CO एंड फाइनली द 13CO एड्स हियर। तो इन दोनों का पोजीशन क्या हो गया? एसाइल ग्रुप और जो 13CO बाहर का फॉरेन लिगेंड है वो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में है सिस पोजीशन में। एंड दैट इज वाई इस पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ अगर कोई भी फॉरेन लिगेंड का रिएक्शन होगा तो एसाइल ग्रुप तो बनेगा, 1-1 माइग्रेटरी इंसर्शन से एसाइल ग्रुप बनेगा, लेकिन फाइनल कंपाउंड होगा सिस कंपाउंड। सो दिस कंपाउंड विल बी आवर वन एंड ओनली प्रोडक्ट। तो माइग्रेटरी इंसर्शन क्या होता है और यहाँ पे उसका अप्लाई क्या होगा और उसके बाद सिस और ट्रांस में कौन सा प्रोडक्ट होगा, ये दिखाने के बाद आप इस क्वेश्चन को इस लाइन से एंड कर सकते हैं कि इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन आपको ये तो पता चल गया कि सिस प्रोडक्ट है फाइनल प्रोडक्ट, लेकिन बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप है, वो मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि आपको लिखने का वक्त नहीं मिलेगा कि माइग्रेशन कहाँ पे हुआ है। मेटल एमी बॉन्ड में CO का माइग्रेशन हुआ है या फिर मेटल CO बॉन्ड में मिथाइल ग्रुप का माइग्रेशन हुआ है, इसको भी प्रूफ करने के लिए एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है और वो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है इस सेम कंपाउंड से MeMnCO5 और उसके साथ रिएक्शन होगा 13CO का। बट मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप आखिरी लाइन में ये मेंशन कर दीजिएगा कि इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन 1-1 माइग्रेटरी इंसर्शन ऑफ, आपको मेंशन करना होगा कि मिथाइल ग्रुप, माइग्रेटरी इंसर्शन ऑफ मिथाइल ग्रुप टू दी मेटल दैट इज MnCO बॉन्ड टू दी MnCO बॉन्ड ऑकर्स। ठीक है, क्योंकि आप अगर सिर्फ 1-1 माइग्रेटरी इंसर्शन होता है ये लिखोगे और उसके बाद सिस डायरेक्ट ऐसे प्रूफ करोगे तो नहीं होगा। तो दैट मीन्स कि आपका ये प्रोबेबिलिटी रह जाएगा कि CO ग्रुप का MnMe में इंसर्शन होता है या फिर Me ग्रुप का MCO में इंसर्शन होता है, तो वो आपको मेंशन कर देना है फुल मार्क्स के लिए। 1-1 माइग्रेटरी इंसर्शन ऑफ मिथाइल ग्रुप टू द MnCO बॉन्ड ऑकर्स इन दिस पर्टिकुलर केस। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8B, मार्क्स वेटेज कितना है? 14 मार्क्स। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन पेंट 1 reacts with CO and H2 in the presence of CO2CO8। इस कैटलिस्ट को देख के ही आपको समझ जाना चाहिए दिस इज फ्रॉम हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन। हाइड्रोफॉर्माइलेशन कमेंट ऑन द इफेक्ट ऑफ एडिंग PMe3 और PPH3 टू द रिएक्शन मिक्सचर। How would increasing the CO partial pressure affect the ratio of any linear or branched products? ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन है? ऑर्गेनोमेटेलिक के अंदर कैटालिसिस चैप्टर से ये क्वेश्चन दिया गया है। हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन क्या होता है? दिस इज नथिंग बट, अगर आपके पास ऐसा एक एल्किन है देन उसको अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 के साथ रिएक्ट करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ CO2CO होलेट,
ये कोबाल्ट है और ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन के साथ कोई एल्किन का रिएक्शन होता है तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा, RCH2 CH2 CHO। याद रखने का तरीका क्या है कि ये दोनों मिला के क्या फॉर्म होता है, HCHO। HCHO इज नथिंग बट फॉर्मल्डिहाइड, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोफॉर्माइलेशन। अब फॉर्मल्डिहाइड का दो पार्ट H और CHO, जिसमें कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। यहाँ पे RCH में दिस CH group has less number of hydrogen and this CH2 group has high number of hydrogen। तो यहाँ पे ऐड होगा H और यहाँ पे ऐड होगा CHO। अब ये करके देखो, आपके पास आ जाएगा RCH2 फिर CH2 CHO। एग्जैक्टली यही प्रोडक्ट आ गया। तो ये है हमारा हाइड्रोफॉर्माइलेशन प्रोडक्ट। बट प्रॉब्लम क्या होता है, इफ दिस आर एल्किल ग्रुप इज मोर देन ऑफ वन कार्बन। सपोज हमारे पास क्वेश्चन में जो दिया गया है पेंट वन इन, पेंट वन इन का स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये होगा 1 2 3 4 5 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है। ये हो गया हमारा पेंट वन इन। तो इसको अगर हम हाइड्रोफॉर्माइलेशन करवाए तो क्या होगा, इसको अगर हम COH2 और जो कैटलिस्ट है कार्बोनिल कोबाल्ट कार्बोनिल कैटलिस्ट उसके साथ रिएक्शन करवाए तो हमारे पास प्रोडक्ट आना चाहिए CH3 CH2 CH2। यहाँ पे क्या ऐड होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड होगा तो ये हो जाएगा CH2 और ये सिंगल बॉन्ड बन के आखिर में एक CHO ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज आवर लिनियर चेन एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड है लेकिन ये है लिनियर चेन एल्डिहाइड। लेकिन और भी एक प्रोबेबिलिटी है इसका। क्या प्रोबेबिलिटी है, हो सकता था कि CH3 CH2 देन CH2 देन जो CH है उसके साथ यहाँ पे CHO आ जाए और यहाँ पे CH3 हो जाए तो ये भी एल्डिहाइड हुआ, लेकिन ये हो गया ब्रांच्ड एल्डिहाइड। अब आपको बताना है रिएक्शन मैकेनिज्म से हाइड्रोफॉर्माइलेशन का एक साइकिल होता है, उस साइकिल को आपको डिनोट करना पड़ेगा, यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा और उसके रिगार्डिंग दिखाना पड़ेगा कि ब्रांच्ड कब होगा और लिनियर कब होगा। उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रेशर का क्या रोल है, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रेशर अगर ज्यादा हो कम हो तो उसका क्या रोल है, ये एक नंबर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और सेकेंड फैक्टर इज अगर कोई एल्किल फॉस्फाइन हम दे दे या फिर एराइल फॉस्फाइन दे दे, क्या होता है एल्किल और एराइल फॉस्फाइन, सपोज PET3 या फिर PME3 या फिर PBU3 या फिर PPH3, ये होता है एल्किल फॉस्फिन या फिर एराइल फॉस्फिन। तो इनका क्या रोल होगा ब्रांच्ड एल्डिहाइड और लिनियर चेन एल्डिहाइड डिसाइड करने में। तो सबसे पहले हम आते हैं जेनरलाइज्ड हाइड्रोफॉर्माइलेशन कैटालिटिक साइकिल में। हाइड्रोफॉर्माइलेशन कैटालिटिक साइकिल रिएक्शन का शुरुआत कहाँ से करोगे आप, दो छोटा सा रिएक्शन आपको जानना पड़ेगा कि ये जो कैटलिस्ट है कोबाल्ट कैटलिस्ट दैट फर्स्ट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस टू मॉलिक्यूल ऑफ CO होल 4H और यहाँ से CO 4H, यहाँ से एक कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद हमारे पास ये बचता है एक्टिव स्पीसीज। इसको हम एक्टिव स्पीसीज बोलेंगे क्योंकि यहीं से रिएक्शन का शुरुआत होता है। और ये एक्टिव स्पीसीज क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोबाल्ट का जो ऑक्टेट है दैट इज नॉट कंप्लीट, दैट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, क्योंकि 3 कार्बोनिल है और एक H है। सो इसको हम एज्यूम करेंगे कंपाउंड A क्योंकि यहीं से हम शुरुआत करते हैं। तो हाइड्रोजन हो गया, साथ में कितना कार्बोनिल ग्रुप है, 3 कार्बोनिल ग्रुप है और इसका आप नाम दे दीजिए A। अब क्या होगा, अब आएगा जो हमारे पास एल्किन है उसका रिएक्शन करने का बारी। मैंने पेंट वन इन जो क्वेश्चन में मेंशन किया गया है वो हमने नहीं लिया, हमने एक जनरलाइज्ड एल्किन ले लिया ताकि ये साइकिल कैटालिटिक साइकिल आप कोई भी एग्जाम में यूज कर पाओ। सबसे पहले तो ये एल्किन को अपने साथ कोऑर्डिनेट करेगा, बाकी जहां पे जो लिगैंड था आप वो लगा दो और साथ में ऐसे एल्किन को कोऑर्डिनेट करवा दो इसके साथ। सेकेंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा इसका हम नाम देंगे B। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में ये जो हाइड्राइडो लिगैंड है, ये है हाइड्रोजन एटम, जब ये एज ए लिगैंड माइग्रेट करेगा यहाँ पे देन हम इसको बोलेंगे हाइड्राइडो लिगैंड कोऑर्डिनेशन। हाइड्राइडो लिगैंड ऑर्डिनेशन जनरेट क्या होगा,
ये हाइड्राइडो लिगैंड कोऑर्डिनेशन के साथ साथ एक मॉलिक्यूल CO भी आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, कार्बोनिल मॉलिक्यूल। सो द प्रोडक्ट वी गेट इज 4 CO, पहले 3 CO था, अब हो जाएगा 4 CO। उसके साथ ये एल्किन बन गया, एल्किन एल्किन चेन खोल के एज एल्किन ये अटैच हो गया कोबाल्ट के साथ। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस स्टेप। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे C। इन द नेक्स्ट स्टेप और एक मॉलिक्यूल CO एडिशन होगा। क्यों, हमें क्या चाहिए हाइड्रोफॉर्मेलेशन में, हमें चाहिए RCH2CHO। तो CHO फॉर्मेशन के लिए एक CO ग्रुप को माइग्रेटरी इंसर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए ये अनदर मॉलिक्यूल ऑफ CO आ गया। और वो कहाँ इंसर्ट होगा, यहाँ पे इंसर्ट होगा। तो हमारे पास क्या मॉलिक्यूल आ जाएगा, बाकी जहाँ पे जो था CO, यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड O एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप का नंबर ऑफ कार्बन आप देख लीजिएगा सेम है कि नहीं, यहाँ पे भी 1 2 बीच में था, यहाँ पे भी 1 2। तो एल्किल ग्रुप का नंबर ऑफ कार्बन सही होना चाहिए, साथ में बस एक एक्स्ट्रा कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे इंसर्ट हो गया। और बाकी जहाँ पे जितने भी कार्बोनिल ग्रुप था वो आप अटैच कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा D। अब इन द नेक्स्ट स्टेप एल्डिहाइड निकल जाएगा। एल्डिहाइड एज ए प्रोडक्ट, एज ए फाइनल प्रोडक्ट RCH2CHO, ये एज ए फाइनल प्रोडक्ट निकल गया। और हमारे पास जेनरेट क्या होगा, CO, यहाँ पे 4 CO रहेगा, 4 CO और एक हाइड्रोजन। सो वी विल कॉल इट E। और यहाँ से एट द फाइनल स्टेप एक CO निकल जाने के बाद हमारा आ गया ये एक्टिव स्पीसीज A। ये है पूरा साइकिल, दिस इज द होल साइकिल ऑफ हाइड्रोफॉर्माइलेशन। और इस पूरे साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट जगह कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, आप देखना स्टेप नंबर 2, जहां पे प्रोडक्ट C जनरेट होता है। प्रोडक्ट C सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेप नंबर 1 में तो कुछ नहीं है। स्टेप नंबर 1 में ये जो एल्किन है, ये एल्किन बस एज इट इज अटैच हो गया था कोबाल्ट के साथ, ये एज इट इज अटैच हो गया था। लेकिन इन द नेक्स्ट स्टेप एक मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड आने के बाद और हाइड्राइडो लिगैंड कोऑर्डिनेशन होने के बाद ये एल्किन से एल्किल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। ये एल्किन से यहाँ पे एल्किल ग्रुप में, एल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। और यही हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है इस साइकिल का। तो प्रोडक्ट C को आप ध्यान रखिएगा, और इसी से हमारा पूरा आंसर भी बन जाएगा। क्योंकि प्रोडक्ट C को हम दूसरे किस तरीके से लिख सकते थे, प्रोडक्ट C को आप ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे और एक बार लिख रहा हूँ ओनली प्रोडक्ट C। प्रोडक्ट बोले तो इंटरमीडिएट C को हम और एक बार यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमें आइसोमराइजेशन करवाना है इसको। दिस इज आवर प्रोडक्ट C। अब ये आइसोमराइजेशन, अब दिस कैन बी आइसोमराइज्ड इनटू दिस कंपाउंड। आप देखो बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ एल्किन चेन को हम ऐसे रीअरेंज करके लिख सकते हैं। तो अगर इसका नाम हमने C दिया था तो इसका हम नाम देंगे C'। इसमें फर्क क्या होगा, फर्क ये पड़ेगा कि नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, C से नेक्स्ट स्टेप में आप एक बार ध्यान से देखो इस साइकिल को, एक CO मॉलिक्यूल आया था और उसका इंसर्शन हुआ था इन दिस प्लेस, कोबाल्ट और जो एल्किल ग्रुप है उसके बीच में। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर CO मॉलिक्यूल एक अटैच होता है तो दैट विल बी C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये एल्किन, बाकी जहाँ पे जितना भी CO है वो आप दे दो। बट इन केस ऑफ C डैश में क्या होगा, जहाँ पे ऑलरेडी रीअरेंजमेंट हो चुका है वहाँ पे होगा CO साथ में C डबल बॉन्ड O एंड दिस विल बी द प्रोडक्ट। तो आपको फर्क दिख रहा है, यहाँ पे है लिनियर चेन और यहाँ पे है ब्रांच्ड चेन। तो अब अगर इससे हमारा प्रोडक्ट बनेगा, द प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस। ये होगा हमारा प्रोडक्ट लीनियर एल्डिहाइड। ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन। और यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी आवर फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज ब्रांच्ड एल्डिहाइड। ये है डिफरेंस। अब इस डिफरेंस को हम कंट्रोल कैसे करें, कंट्रोल करने का 2 तरीका है। एक फैक्टर है एल्किल या एराइल फॉस्फीन यूज करना। एल्किल या एराइल फॉस्फीन का इसमें रोल क्या है, देखिए आइसोमराइजेशन के वक्त, मैं और एक बार ड्रॉ कर रहा हूं, आइसोमराइजेशन के वक्त अगर हमने PPH3 से इसका रिएक्शन करवा दिया, आइसोमराइजेशन होने से पहले ही ये जो कंपाउंड है C इंटरमीडिएट कंपाउंड, उसको हमने PPH3 एल्किल फॉस्फीन ट्राइफिनाइल फॉस्फीन से रिएक्शन करवा दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे एक PPH3 आ गया, नाउ CO यहाँ पे और एक CO, और ये एल्किल चेन एज इट इज रहेगा। अब देखो दिस इज अ बल्की ग्रुप, ये बल्की ग्रुप के होते हुए ये अगर आइसोमराइज करना चाहे तो हो पाएगा क्या,
आइसोमराइज करने का मतलब है दिस विल रीअरेंज लाइक दिस, बट बाजू में ही हमारा बल्कि पीपीएच3 ग्रुप है तो ये नहीं हो पाएगा। मतलब द रेट ऑफ आइसोमराइजेशन विल बी वेरी लेस। सी डैश तैयार होने से ज्यादा तो हमारे सी में ही वापस आ जाएगा आधे से ज्यादा प्रोडक्ट। सो दिस इज लीनियर चेन एंड दिस इज ब्रांच चेन। तो ब्रांच चेन से लीनियर चेन के तरफ हमारा शिफ्ट होने का टेंडेंसी हो जाएगा एंड दैट इज द रोल ऑफ PPH3 कि अगर आप PPH3 यूज करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ, यही आपका आंसर लिखना है, इन द प्रेजेंस of PPH3 linear aldehyde will be produced in more amount than branched aldehyde, लेकिन in the presence of PME3, वहां पे देखना दोनों बोला गया है, एक PPH3 में क्या होगा और एक PME3 में क्या होगा। अब PME3 क्या है, कम बल्कि है, PPH3 से PME3 है लेस बल्कि, लेस बल्कि, और लेस बल्कीनेस की वजह से यहाँ पे भी लीनियर एल्डिहाइड चेन ब्रांच्ड एल्डिहाइड चेन से तो ज्यादा होगा, यहाँ पे भी लीनियर एल्डिहाइड का अमाउंट ब्रांच्ड एल्डिहाइड के अमाउंट से तो ज्यादा होगा, बट यहाँ पे जितना कम, बहुत ही थोड़ा सा ब्रांच्ड एल्डिहाइड जनरेट हुआ था, यहाँ से उससे ज्यादा होगा। सो इसको आप ऐसे लिखना कि द अमाउंट ऑफ ब्रांच्ड एल्डिहाइड प्रोड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ PME3 is greater than branched aldehyde produced in presence of PPH3। तो ये हो गया PME3 और PH3 का रोल। और एक क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, और एक रोल है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके प्रेशर, व्हाट इज द रोल ऑफ द प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हम वहीं पे आएंगे। आइसोमराइजेशन, सब क्वेश्चन का आंसर हमें देगा आइसोमराइजेशन। ये जो आइसोमराइज हो रहा है यहाँ पे, ये आइसोमराइज होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि मीडियम में ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल CO रहे, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्री कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा रहे। और फ्री कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से आता है, आता है HCO, CO होल 4, मतलब यहाँ से आता है, यहाँ से सबसे पहले एक कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाता है, रिमूव होने के बाद हमारा जो एक्टिव स्पीसीज है दैट इज CO3H, ये एक्टिव स्पीसीज बनता है। तो ये जो फ्री CO है, यही फ्री CO सब जगह पे इंसर्ट होता है, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर प्रेशर ज्यादा रहेगा ऑन द होल रिएक्शन में एज ए स्टार्टिंग मटेरियल, आप ध्यान से समझो, यहाँ पे दो तरीके का कार्बन मोनोऑक्साइड का मैं बात कर रहा हूँ। हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 प्लस एक एल्किन, हम ये लेते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है दैट इज द स्टार्टिंग प्रोडक्ट, और ये स्टार्टिंग प्रोडक्ट अगर हमने ज्यादा ले लिया, मतलब इसका प्रेशर अगर ज्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू ला शैटेलियर प्रिंसिपल क्या होगा, ये कंपाउंड इतने आसानी से कार्बन मोनोऑक्साइड को रिलीज करके ये एक्टिव स्पीसीज बना नहीं पाएगा। और अगर ये एक्टिव स्पीसीज नहीं बन पाया तो ये आइसोमराइजेशन विल बी नॉट फिजिबल और लेस फिजिबल। क्यों, क्योंकि ये जो मेन प्रोडक्ट है, जो लीनियर चेन मेन प्रोडक्ट है, उसके लिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए हमें, वही अगर नहीं मिल पाए तो हम आइसोमराइज उसको कैसे कराएंगे, आइसोमराइजेशन करने के लिए जो रेट चाहिए होगा वो रेट हमें नहीं मिल पाएगा। द K1 विल बी वेरी वेरी लेस देन 1 एंड दैट इज वाई आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना कि इफ द प्रेशर ऑफ CO इज हाई, हाई और लो प्रेशर का बात हो रहा था, इफ द प्रेशर ऑफ CO इज हाई देन द कंसेंट्रेशन ऑफ द एक्टिव स्पीसीज, कौन सा एक्टिव स्पीसीज, CCO होल 3H, द कंसेंट्रेशन ऑफ एक्टिव स्पीसीज विल बी लो एंड एज ए रिजल्ट द branched chain, as a result the branched chain intermediate species generation will be also low, isomerization होगा ही नहीं, will be also low। ये हो गया, तो हमारा क्या होगा, एट हाई प्रेशर लीनियर चेन एल्डिहाइड ज्यादा जनरेट होगा, लीनियर चेन एल्डिहाइड विल बी ग्रेटर देन branched chain aldehyde at high pressure of CO। दिस इज आवर कंक्लूजन। तो यही दो आपसे पूछा गया था, और ये दोनों अगर आप बहुत अच्छे से इस साइकिल के मदद से दिखा दोगे तो यू विल गेट द टोटल 14 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 में जो दो पार्ट है A और B, दोनों का ही वेटेज है 20-20 मार्क्स। क्या दिया गया है, 2 A से LC, A से LC क्या है, सिमेट्री एडेप्टेड लिनियर कॉम्बिनेशंस।
तो SALC symmetry adapted linear combinations of H1s orbital in the C2V molecule H2O are wave function दिया गया है आपका regarding 2H1s orbitals. Which oxygen orbitals can be used to form molecular orbitals with them? ठीक है, मतलब पहले आपको H2O मॉलिक्यूल के लिए एमओ निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम नहीं भी निकालोगे तो चलेगा, लेकिन एमओ निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हम कैसे करेंगे? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये करने के बाद आपको 3-4 और सवाल आ जाएंगे ग्रुप थ्योरी के रिगार्डिंग, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो या फिर फिजिकल केमिस्ट्री के रिगार्डिंग हो। तो हमारे पास प्रोवाइडेड क्या है, फाई इक्वल्स टू शाई क्या दिया गया है, 1 A1s B1s, और यहाँ पे A1s माइनस B1s। ओके, सो A1s प्लस शाई B1s और फाई टू इक्वल्स टू शाई A1s माइनस शाई B1s। तो इसको ना आप नॉर्मली समझो, ये फाई क्या है और शाई क्या है। हाइड्रोजन में अगर सिर्फ हाइड्रोजन ये डायटोमिक मॉलिक्यूल हमको दिया जाता, तो हाइड्रोजन में कितना एटम है, 2 एटम है, एक हाइड्रोजन और दूसरा भी हाइड्रोजन। इसको अगर हम नाम दे 1 और इसको अगर हम नाम दे 2, तो दोनों के लिए अलग अलग वेव फंक्शन आएगा। 1s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल, यहाँ पे भी 1s ऑर्बिटल है, लेकिन इस हाइड्रोजन को इस हाइड्रोजन से डिस्टिंग्विश करने के लिए एक को हमने 1 नेम दिया और एक को हमने 2 नेम दिया। इसके रिगार्डिंग शाई को हम लिख सकते हैं 1 और इसके रिगार्डिंग शाई को हम लिख सकते हैं 2। दोनों ही है H1s ऑर्बिटल के वेव फंक्शन। ठीक है, मैं अभी ये A1 फिर B1 इन सबको हटा रहा हूं, क्योंकि हमें ग्रुप थ्योरी में जाना है। जो कैरेक्टर टेबल है, इस कैरेक्टर टेबल में आप देखो A1 A2 B1 B2 ये सब है। इसको लेके हम जब डिस्कस करेंगे तब आप कंफ्यूज ना हो जाओ विथ A1 B1 ऑफ दिस ऑर्बिटल्स, इसीलिए हमने A1 B1 को हटा दिया। तो अभी लिनियर कॉम्बिनेशन हम कैसे करेंगे? देखो, दो अगर हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, एक है 1s, दूसरा भी हाइड्रोजन का 1s, दोनों के अगर हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCAO। और LCAO से हमें क्या मिलेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा। रूल क्या है कि जितना नंबर ऑफ AO मिलके LCAO करेगा, मतलब अगर n नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन करें तो हमारे पास n नंबर ऑफ ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यहाँ पे कितना जनरेट होगा? 2 जनरेट होगा। उनको हम क्या नाम देंगे? ऑलरेडी हम H1s को शाई 1 शाई 2 नाम दे चुके हैं, तो उनको तो शाई 1 शाई 2 नाम नहीं दे सकते, तो उसको हम नाम देंगे फाई 1 और फाई 2। और एक होगा बॉन्डिंग तो दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं शाई 1 प्लस शाई 2 ऐसे, और एंटी बॉन्डिंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? शाई 1 माइनस शाई 2 ऐसे। और सामने एक C1 C2, यहाँ पे भी C1 C2 रहता है। इसके बारे में हमने फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस किया था ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन में। ये C1 C2 क्या है? दीज आर नथिंग बट नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट्स। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट उनको बोला जाता है C1 C2, चाहे जितने भी ऑर्बिटल रहे C से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे जरूरत नहीं है हम C1 C2 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ शाई 1 शाई 2 शाई 1 शाई 2 से ही काम चलाएंगे। अब ये जो मैंने बीच में प्लस लिखा, प्लस साइन बॉन्डिंग ऑर्बिटल के लिए और माइनस साइन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के लिए, इसको आप थियोरेटिकली कैसे समझोगे? उसके लिए आपको एक्चुअल में 1s ऑर्बिटल के साथ क्या हो रहा है वो समझना पड़ेगा। 1s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? होता है स्फेरिकल शेप। ठीक है, तो अगर दो H1s ऑर्बिटल इन फेज कॉम्बिनेशन हो, इन फेज कॉम्बिनेशन मतलब इन फेज कॉम्बिनेशन, इन फेज कॉम्बिनेशन का मतलब ये भी है प्लस ये भी है प्लस, और दोनों के लिनियर कॉम्बिनेशन अगर हो, देन वी विल गेट अ बिगर atomic orbital, sorry, molecular orbital of hydrogen, and this is nothing but phi 1। ये phi 1 क्या है? This is the phi 1 जो दोनों के, दो psi 1 के प्लस के वजह से हुआ है। वैसे ही माइनस का मतलब क्या? माइनस का फिजिकल सिग्निफिकेंस है आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। H1s और एक H1s दोनों का अगर आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन हो, एक प्लस एक माइनस,
इनका एलसीओ के वजह से हमें क्या मिलेगा, एक ऐसा और एक ऐसा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ये हो गया आपका phi2। दिस इज एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड दिस इज बॉन्डिंग ऑर्बिटल, दोनों ही है एमओ, ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ H2। यह है सिंपलेस्ट तरीके से आपको मैंने LCAO बताया, LCAO का एक कंसेप्शन दिया। अब देखो LCAO से हम ACLC में क्यों जाएंगे और कैसे जाएंगे। ACLC क्या होता है, ACLC इज सिमेट्री एडेप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन, और ये होता है ज़रूरत जब हम ABN इस टाइप के मॉलिक्यूल के साथ डील करते हैं, मतलब हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, दो से ज़्यादा एटम है, उसमें अलग अलग टाइप के एटम है, तब हमें ACLC का ज़रूरत पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगा फॉर द मॉलिक्यूल H2, वाटर मॉलिक्यूल के लिए ज़रूरत पड़ेगी। कैसे, वाटर में अगर हमको LCAO करना है तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा हमारे पास AO कितना है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितना है। वाटर कैसे बनता है, वाटर बनने के लिए हमें चाहिए 2H1s ऑर्बिटल, और ऑक्सीजन में क्या चाहिए होता है, ग्राउंड स्टेट ऑक्सीजन में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p4, ठीक है, ये है 2s2 और ये है 2p4, और इस 2p में भी क्या क्या है, इस 2p में है 2px 2py एंड 2pz, तो 4 LCO हो गया, 2s 2px 2py 2pz। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1 ऑक्सीजन 2s ऑर्बिटल, फिर 1 ऑक्सीजन 2px ऑर्बिटल, 1 ऑक्सीजन 2py ऑर्बिटल, 1 ऑक्सीजन 2pz ऑर्बिटल, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, ये अगर हमारे पास AO का लिस्ट है तो 2 3 4 5 और 6, सो सब मिला के अगर हम LCAO करेंगे, LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स करेंगे, हमारे पास आना चाहिए 6MO। इसी को हमें देखना होगा कि ये 6MO क्या है। 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम कैसे जनरेट करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए ACLC, सिमेट्री एडेप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट ग्रुप। पॉइंट ग्रुप क्या है, H2O का पॉइंट ग्रुप है C2V, और उसके रिगार्डिंग कैरेक्टर टेबल क्या है, कैरेक्टर टेबल यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे एलिमेंट आप देख लो, C2V के कैरेक्टर टेबल में है आइडेंटिटी एलिमेंट, फिर C2, फिर सिग्मा V और फिर सिग्मा V डैश। XZ और YZ मतलब Z को हमने प्रिंसिपल एक्सिस एज्यूम किया है, तो इसी को हम वहाँ पे लिखेंगे E, फिर C2, फिर सिग्मा V और फिर सिग्मा V डैश। E तो आपको पता है आइडेंटिटी ऑपरेशन, C2 सिग्मा V और सिग्मा V डैश इन केस ऑफ H2O मॉलिक्यूल कहाँ पे रहता है, ये एक बार दिखा देता हूँ। जैसे H2O मॉलिक्यूल में दोनों तरफ 2 हाइड्रोजन और बीच में ऑक्सीजन, तो C2 ये है Z एक्सिस, दिस इज Z एक्सिस, तो C2 क्या होगा, ये C2 एक्सिस भी है, दिस इज C2 एक्सिस। अब आपके पास आता है सिग्मा V, सिग्मा V का मतलब वर्टिकल प्लेन, जो C2 एक्सिस है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है, उसी के अलोंग हमारे पास जो प्लेन है वो है सिग्मा V, और उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन है उसको हम बोलते हैं सिग्मा V डैश। सिग्मा V क्या होगा, सिग्मा V को हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, दिस इज सिग्मा V, तो फिर सिग्मा V डैश क्या होगा, सिग्मा V डैश फिर ऐसे होगा, दिस विल बी योर सिग्मा V डैश, दिस इज योर सिग्मा V डैश। अब हम इन 4 सिमेट्री ऑपरेशंस में ऑपरेट क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को मिला के वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, और ऑलरेडी हाइड्रोजन के रिगार्डिंग हमारे पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मौजूद हैं। आपको अगर याद नहीं, सबसे पहले हम phi1 और phi2 को निकाले थे, मतलब ये दिया हुआ था क्वेश्चन में ऑलरेडी, ये क्या है, वाटर का 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सॉरी हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और उसको हमने देखा था कि ये phi1 phi2 कैसे आया था। दिस इज phi1, इसको हम ऐसे ड्रॉ किए थे, एंड दिस इज phi2, इसको हमने ऐसे ड्रॉ किया था। एक है बॉन्डिंग, एक है एंटी बॉन्डिंग, तो चलिए इसी को देखते हैं। तो अगर हम जो बॉन्डिंग है दैट इज phi1 जिसका शेप है ऐसे, और जो एंटी बॉन्डिंग है जिसका शेप है ऐसे, इन दोनों को बारी बारी में, मतलब एक बार E से, एक बार C2 से, एक बार सिग्मा V से और एक बार सिग्मा V डैश से ऑपरेट करवाए तो क्या होगा। सबसे पहले phi1 की बारी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ phi1 के रिगार्डिंग साइन क्या होगा, phi2 के रिगार्डिंग साइन क्या होगा।
अच्छा, अगर आइडेंटिटी ऑपरेशन से ऑपरेट करवाए तो चाहे वो phi 1 हो या फिर चाहे वो phi 2 हो, दोनों ही सेम रहेगा। तो 1 फिर 1। C2 से अब हम ऑपरेट करेंगे। जब C2 जाएगा इसके बीच में से, जब C2 एक्सिस जाएगा, C2 एक्सिस निकलेगा, तो ये घूमने के बाद भी 180 डिग्री सेम ही रहेगा, सिग्नेचर साइन दोनों तरफ सेम रहेगा, तो ये होगा 1। लेकिन इन केस ऑफ phi 2, जब इसके बीच में से C2 एक्सिस जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस चार्ज इधर आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा, मतलब साइन ऑपोजिट हो जाएगा। सो ये होगा -1। अब सिग्मा वी का देखते हैं। सिग्मा वी अगर इसके ऊपर ऑपरेट हो phi 1 के ऊपर तो कोई चेंज नहीं होगा। वैसे ही मैं नीचे भी लिख देता हूं कि सिग्मा वी डैश अगर phi 1 के ऊपर इसके ऊपर ऑपरेट हो तो कोई चेंज नहीं होगा, तो ये भी 1 होगा। लेकिन phi 2 को, मतलब इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को अगर सिग्मा वी के थ्रू ऑपरेट करवाया जाए तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर वही हम सिग्मा वी डैश से ऑपरेट करवाए, सिग्मा वी डैश से ऑपरेट करवाए तो साइन का कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो C2V क्या हो गया, C2V के केस में हमारे पास आ गया दो सेट EC2 सिग्मा वी डैश। एक है phi 1 के रिगार्डिंग सेट और दूसरा है phi 2 के रिगार्डिंग सेट। 1 1 1 1 एंड 1 -1 -1 1। अब आप कैरेक्टर टेबल पे जाओ, C2V के कैरेक्टर टेबल पे जाके देखो ये सेट किससे मैच करता है और ये वाला सेट किससे मैच करता है। चलिए देखते हैं। कैरेक्टर टेबल में हम अगर देखेंगे 1 1 1 1 ये सेट मैच करता है A1 के साथ, ठीक है, और 1 -1 -1 1 ये सेट मैच करता है B2 के साथ। तो हमारे पास है A1, उसके साथ है B2। तो हम पूरा ही लिखेंगे यहाँ पे A1 A2 B1 B2। और राइट हैंड साइड में क्या था आप देखना, कैरेक्टर टेबल में जाके यहाँ पे था Z, साथ में x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। A2 के बाजू में था RZ, साथ में XY। B1 के साथ में था X RY और XZ, और B2 के साथ में था Y RX, इसको सही से लिखते हैं RX और YZ। और हमारा मैच किससे हुआ था, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू मैच हुआ था, एक तो A1 के साथ और दूसरा B2 के साथ। तो ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। आपको अगर याद है अभी हमने कुछ देर पहले ये जो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यहाँ पे आप देखो एटॉमिक ऑर्बिटल्स 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमने निकाला था। 2 H1s, एक 1,2s O2s, एक O2px, एक O2py और एक O2pz। ये 6 एटॉमिक ऑर्बिटल से लीनियर कॉम्बिनेशन के मदद से 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें बनाना था। तो इसको एक बार और हम लिख लेते हैं कि हमारे पास 6 AO कौन सा है, 2 है हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, 1 है ऑक्सीजन का 2s ऑर्बिटल, एक है ऑक्सीजन का 2px ऑर्बिटल, और एक है ऑक्सीजन का 2py ऑर्बिटल, और एक है ऑक्सीजन का 2pz ऑर्बिटल। अब ऑलरेडी H2 बन चुका है, उसके साथ हमें बस O को ऐड करना है H2O पाने के लिए। तो H2 का कौन सा ऑर्बिटल सिमेट्री हमें मिला है, हमें A1 मिला है और B2 मिला है। तो अब हमें ऑक्सीजन का भी ये जो 4 ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है उसको अरेंज करना है A1 में और B2 में, इसके बाहर जाना नहीं है। हमें A2 में नहीं जाना है, हमें B1 में नहीं जाना है, बस A1 और B2 में हमें ऑक्सीजन के ऑर्बिटल को जितना हो सके अरेंज करना है। सबसे पहले तो A1 में क्या है, Z एक्सिस बराबर, अगर मेन मॉलिक्यूल का एक्सिस होता है H2O का मेन जो एक्सिस है दैट इज Z एक्सिस, मतलब वहां पे ऑक्सीजन का 2s ऑर्बिटल भी एकोमोडेट करेगा और ऑक्सीजन का 2pz ऑर्बिटल भी एकोमोडेट करेगा। इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझो। 2pz एकोमोडेट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी z था, इसीलिए 2pz एकोमोडेट किया। लेकिन 2s क्यों एकोमोडेट किया, s ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, चाहे वो 1s हो 2s हो 3s हो कुछ भी हो, s ऑर्बिटल का शेप होता है स्फेरिकल, और स्फेरिकल शेप का एक ही प्रिंसिपल एक्सिस होता है दैट इज z एक्सिस। तो यहाँ पे क्योंकि z एक्सिस है तो ये एकोमोडेट कर पाएगा O2s को और साथ ही साथ O2pz को। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो सकता है X है, यहाँ पे आप देखो X है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का 2px
ये ऑर्बिटल एकोमोडेट होगा। लेकिन मैंने क्या कहा था कि B1 हमें देखना ही नहीं है, हमें बस A1 देखना है और B2 देखना है। लेकिन ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स को हम पहले एकोमोडेट कर दे जो जहाँ पे आता है, उसके बाद हम बोलेंगे कि ये हाइड्रोजन के साथ पार्टिसिपेट करेगा और ये हाइड्रोजन के साथ पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ऐसे हम बोल देंगे। लेकिन पहले एकोमोडेट हमें करना है। तो B2 में क्या एकोमोडेट होगा, यहाँ पे आप देखो Y है, तो O2P Y हो गया। 4 ऑक्सीजन के ऑर्बिटल एकोमोडेट हो गया। तो इसको हम अच्छे से फ्रेशली लिखेंगे। फ्रेश कैसे लिखेंगे, बस कुछ नहीं करना है आपको, A1 लिखो, फिर A2 में तो कुछ नहीं है, फिर आप B1 लिखो, फिर है B2। A1 में क्या था, O2S O2PZ, O2S O2PZ। A2 में क्या था, A2 में कुछ नहीं था, एक बार फिर भी देख लेते हैं। हाँ, A2 में कुछ नहीं है। B1 में क्या है, B1 में है O2PX एंड B2 में है O2PY। और हाइड्रोजन का कौन सा था, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल A1 में रहता है और साथ में B2 में रहता है, बाकी कहीं पे भी नहीं रहता। सो द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन विल बी, आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन एक बार हम देख लेते हैं। हाँ, ये पूछा गया है कि which oxygen orbitals can be used to form molecular orbitals with them। बस आपका आंसर यहीं से निकल गया कि ऑक्सीजन का बस ये 3 ऑर्बिटल, एक है O2S, एक है O2PZ और एक है O2PY, ये 3 ऑर्बिटल LCAO में या फिर SLAC में पार्टिसिपेट कर सकता है टू प्रोड्यूस H2। ठीक है, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। O2PX पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पार्टिसिपेट नहीं करेगा मतलब ये नॉन बॉन्डिंग हो जाएगा। तो ये आपको मिल गया 20 मार्क्स। अब इसके आगे भी मैं थोड़ा कराऊंगा, क्योंकि आपने जब इतना कुछ सीख ही लिया है तो थोड़ा सा और सीख लो, ताकि यहाँ से इस सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन आए आप इनकाउंटर कर पाओ, उसको अप्रोच कर पाओ। क्या है, हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए SLAC देख लिया, LCAO देख लिया, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ ही नहीं किया अब तक। ड्रॉ कैसे करेंगे, एक तरफ हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, और दूसरे तरफ हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के कितने एटॉमिक ऑर्बिटल है, 2 हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल है। उसका नाम क्या है, कैरेक्टर टेबल के रेस्पेक्ट में एक है A1 और दूसरा है B2। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे A1 और B2। और ऑक्सीजन में क्या है, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है ऑक्सीजन का, अगर आपको ध्यान है, ये एक, ये है तीसरा, ये है चौथा। और ये चारों किस में आता है, A1 में आता है, फिर B1 में आता है, फिर B2 में आता है। A1 B1 B2। तो इसको हम कैसे सजाएंगे, सबसे पहले तो A1 में जहाँ पे सिर्फ 2s ऑर्बिटल है ऑक्सीजन का, और बाकी जो 2p ऑर्बिटल है वहाँ पे 2px 2py 2pz एक साथ रहता है, डिजेनरेट ऑर्बिटल है। सो क्या होगा, 2px 2py 2pz, इनको हम लिख सकेंगे A1 B1 और B2। हो गया। आप और एक बार देख लो, A1 B1 B2 है, हाँ ये है A1, ये है B1 और ये है B2, जहाँ पे ऑक्सीजन का सब ऑर्बिटल्स एकोमोडेट हुआ था। अब हम बनाएंगे इससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। रूल क्या है कि अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन करता है तो 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा, अगर 3 करता है तो 3 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में है B2 एंड A1, तो राइट हैंड साइड से भी हम उठाएंगे A1 एंड B2। तो ये दोनों मिलके हमारे पास टोटल, तो ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके हमारे पास टोटल 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ जाएगा। 4 क्यों, लेफ्ट हैंड साइड में भी A1 B2 और राइट हैंड साइड में भी A1 और B2। तो इसका नाम क्या होगा, नाम होगा A1 बॉन्डिंग B2 बॉन्डिंग, और ऊपर में क्या होगा, ऊपर में होगा A1 एंटी बॉन्डिंग एंड B2 एंटी बॉन्डिंग। अब देखो बाकी क्या रहा। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है ऑर्बिटल, लेफ्ट हैंड साइड में 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है। राइट हैंड साइड में टोटल देखो कितना है, राइट हैंड साइड में टोटल 4 है। तो 4 और 2 मिला के 6 एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो हमारे पास अभी भी कितना बनना बाकी है, 4 बन गया है, बाकी अभी 2 है 6 करने के लिए। और वो 2 कौन सा होगा जो बाकी है, यहाँ पे देखो एक A1 बाकी था और एक B1 बाकी था। सो ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, आके A1 B1, A1 एंड B1 दोनों बन गया नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये भी नॉन बॉन्डिंग, ये भी नॉन बॉन्डिंग। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ H2O। अब और एक चीज आपको सिखाऊं, थोड़ा सा एडवांस चलते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। हमने तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए जो वेव फंक्शन है phi1 और phi2 हाइड्रोजन के लिए देख लिया था हम लोगों ने, एक है psi1 उसके साथ
उसके साथ Psi2 और यहाँ पे है Psi1 माइनस Psi2। अब अगर आपको कहा जाए कि H2O के रिगार्डिंग आप लिखो कि क्या क्या होगा वेव फंक्शन, तो आप क्या करोगे, एक नाम देते हैं Psi H2O1 और Psi H2O2। यहाँ पे कॉम्बिनेशन किस किस का होगा, पहली बात तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसको अलग से आपको कंबाइन नहीं करना है, आपको सीधा Phi1 और Phi2 को उठाना है, ठीक है, क्योंकि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बात कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का, यहाँ पे अलग अलग से एटॉमिक ऑर्बिटल उठाने की जरूरत नहीं है। सो ये हो गया Phi1 और ये हो गया Phi2, हमने डायरेक्ट इसको और इसको उठा लिया। अब हमें ऑक्सीजन के रिगार्डिंग क्या क्या ऐड करना होगा, आपको अगर ध्यान है कि ऑक्सीजन के रिगार्डिंग बस हम उसी को ले सकते हैं जो A1 के साथ रहता है और जो B2 में एकोमोडेटेड है, मतलब O2S को हम ले सकते हैं, O2PZ को हम ले सकते हैं और O2PY को हम ले सकते हैं। किसको नहीं ले सकते, O2PX को हम नहीं ले सकते। A1 में क्या जाएगा, O2S एंड O2PZ। चलिए लिखते हैं, A1 के लिए जाएगा Psi O2S प्लस Psi O2PZ और B1 में क्या जाएगा, B1 में जाएगा Psi O2P, क्या था एक बार देख लेते हैं, B1 में सॉरी B2 में था O2PY, सो यहाँ पे जाएगा O2PY। तो ये हो गया आपका H2O के लिए वेव फंक्शन, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के वेव फंक्शन। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, 11 का बी। ये है आखिरी क्वेश्चन 11 के बी। क्या पूछा गया है, द ऑक्साइड्स ऑफ फॉर्मूला MO विच ऑल हैव ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन ऑफ द मेटल आयंस हैव द फॉलोइंग लैटिस एंथैल्पी। अच्छा, ये सब MO, M मतलब मेटल और उसके साथ ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड इस फॉर्म में है, इनका लैटिस एंथैल्पी हमको प्रोवाइडेड है। अकाउंट फॉर देयर ट्रेंड्स इन टर्म्स ऑफ लिगैंड फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, LFSC हमें निकालना है, निकालना भी नहीं है, LFSC का ट्रेंड क्या है ये हमको डिटेक्ट करना है और इसका वेटेज क्या है, दिस इज ऑफ 20 मार्क्स। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल से कौन कौन सा मेटल चुना गया है। कैल्शियम, उसके बाद कलर चेंज कर लेता हूँ, कैल्शियम, उसके बाद टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर मैंगनीज। अच्छा, कैल्शियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज NS2, इन दिस केस 4s2। टाइटेनियम में क्या है, टाइटेनियम में होता है 4s2 लेकिन उसके पहले 3d2, टाइटेनियम में 22 इलेक्ट्रॉन्स है, वैसे ही वेनेडियम में 23 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे होगा 3d3 4s2। धीरे धीरे हमें ट्रेंड मिल रहा है। मैंगनीज, अच्छा एक छोड़ दिया गया, वेनेडियम के बाद क्रोमियम होता है, उसके बाद मैंगनीज आता है। मैंगनीज में क्या होगा, 3d5 4s2 और यहाँ पे भी कैल्शियम के बाद स्कैंडियम होता है, उसके बाद टाइटेनियम होता है और स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d1 4s2। सो अगर हम सब मेटल्स को लिखे, कैल्शियम, उसके बाद स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम और आखिरी में मैंगनीज, तो उसमें डी इलेक्ट्रॉन कितना करके आएगा, कैल्शियम में डी इलेक्ट्रॉन है 0, स्कैंडियम में 1 डी इलेक्ट्रॉन है, टाइटेनियम में 2, वेनेडियम में 3, क्रोमियम में 4 एंड मैंगनीज में 5। और ये पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड में जब जाते हैं हम तो क्या होता है, आयोनिक रेडियाई डिक्रीज होता है, साइज कम हो जाता है। तो अगर आयनिक रेडियाई डिक्रीज हो तो इन सब के ऑक्साइड के लैटिस एंथैल्पी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, लैटिस एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R प्लस R माइनस। R माइनस है एनायन का रेडियस और R प्लस है कैटायन का रेडियस, मतलब साइज। तो यहाँ पे एनायन तो कॉमन है, एनायन है ऑक्साइड एनायन और कैटायन है Ca2 प्लस, फिर स्कैंडियम 2 प्लस, ये सब। तो अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते जाते आयनिक साइज डिक्रीज हो जाए तो ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा राइट हैंड साइड में, मतलब लैटिस एंथैल्पी राइट हैंड साइड में इंक्रीज होगा। लैटिस एंथैल्पी थियोरेटिकली इंक्रीज होना चाहिए फ्रॉम कैल्शियम टू मैंगनीज। देखते हैं क्या दिया है वैल्यू, वैल्यू बस 4 ही का दिया हुआ है, कैल्शियम, टाइटेनियम, वेनेडियम एंड मैंगनीज। लिख लेते हैं इन सब का वैल्यू। सो कैल्शियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड और मैंगनीज ऑक्साइड, वैल्यू है पहले का
3460 शायद, एक बार देख लेता हूँ। 3460, फिर 3878, फिर 3913, फिर 3180, फिर 3878, फिर 3913, फिर 3180। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, 3913 के बाद इतना डिक्रीज नहीं होना चाहिए। दिस वैल्यू शुड बी समथिंग एल्स। ओके, सो यहाँ पे एक करेक्शन है, यहाँ पे वैल्यू होगा 3810, ठीक है। दिस इज रॉन्ग, दिस वैल्यू शुड बी 3810 किलो जूल पर मोल। तो क्या होगा यहाँ पे, मैंगनीज ऑक्साइड का लैटिस एंथैल्पी का वैल्यू होगा 3810 किलो जूल पर मोल। सो अगर हम ये मान लेते हैं कि लैटिस एंथैल्पी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में इंक्रीज हो रहा है पीरियडिकली, ये हम एज्यूम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बीच का कुछ ऑक्साइड्स मिसिंग है, जैसे कि स्कैंडियम ऑक्साइड और यहाँ पे क्रोमियम ऑक्साइड। अगर वो ऑक्साइड मिसिंग नहीं होता, तो अगर लैटिस एंथैल्पी राइट हैंड साइड में लीनियरली इंक्रीज करता विथ द इंक्रीज ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ने के साथ साथ लैटिस एंथैल्पी बढ़ता है। तो अगर वो पीरियडिक फॉर्म में इंक्रीज होता, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स और वाई एक्सिस पे है लैटिस एंथैल्पी, और ये लीनियरली अगर इंक्रीज हो तो फ्रॉम कैल्शियम ऑक्साइड टू स्कैंडियम ऑक्साइड टू टाइटेनियम ऑक्साइड टू वैनेडियम ऑक्साइड टू क्रोमियम ऑक्साइड एंड आखिर में टू मैंगनीज ऑक्साइड, कितना कितना इंक्रीज होगा। इसका वैल्यू कितना था, इसका वैल्यू था लैटिस एंथैल्पी का 3460 किलो जूल पर मोल। सो 3460 किलो जूल पर मोल। और आखिरी में मैंगनीज ऑक्साइड में वैल्यू कितना था, मैंगनीज ऑक्साइड का वैल्यू है 3810 किलो जूल पर मोल। सो 3810 किलो जूल पर मोल। तो अगर कंप्लीटली इस ग्राफ की तरह लीनियरली इंक्रीज करता लैटिस एंथैल्पी विथ डी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितना डी इलेक्ट्रॉन है, D0, फिर यहाँ पे D1, फिर यहाँ पे D2, D3, D4 एंड आखिर में D5। तो इन ईच स्टेप आप ये लिखना, फॉर ईच स्टेप द लैटिस एंथैल्पी U शुड इंक्रीज, कितना करके बढ़ना चाहिए, शुड इंक्रीज 3810 माइनस 3460 बाई 5। देखो 5 स्टेप में इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे एक स्टेप, यहाँ पे सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड फिफ्थ स्टेप। सो 5 स्टेप में अगर इंक्रीज हो तो हर एक स्टेप में कितना किलो जूल पर मोल करके इंक्रीज होगा, इट विल कम 350 बाई 5 किलो जूल पर मोल, मतलब 70 किलो जूल पर मोल। सो सबसे पहले यहाँ पे कितना होगा, SCO स्कैंडियम ऑक्साइड का लैटिस एंथैल्पी होना चाहिए +70, तो कितना आएगा 0353। उसके बाद टाइटेनियम ऑक्साइड का कितना आना चाहिए, +70 करने के बाद आएगा 3600। उसके बाद यहाँ पे वैनेडियम ऑक्साइड में आना चाहिए +70 करके 3670। क्रोमियम ऑक्साइड में आना चाहिए +70 करने के बाद 3740, और आखिरी में MnO में एक्चुअल में आना चाहिए 3810, और वही है। अब आप देखो बीच में जो वैल्यू है, जैसे कि टाइटेनियम का इतना आना चाहिए, वैनेडियम का इतना आना चाहिए, लेकिन इतना एक्चुअल में वैल्यू है क्या, एक्चुअल में जो वैल्यू हमें दिया गया है वो है टाइटेनियम के लिए 3878 और वैनेडियम के लिए 3913। देयर इज ए डिस्क्रिपेंसी। कैल्शियम का वैल्यू सही है, मैंगनीज का वैल्यू सही है, और सही क्यों है, क्योंकि कैल्शियम और मैंगनीज में D0 एंड D5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए LFAC लिगैंड फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, d ऑर्बिटल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के केस में इस तरीके से अपने को बाइफार्केट करता है। ऊपर EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स रहता है, जहां पे है dx² माइनस y² एंड dz², और नीचे यहाँ पे है dxy, dyz एंड dxz। अब ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज वैल्यूड 0.6 डेल्टा जीरो। डेल्टा जीरो क्या है, दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और नीचे जो ये गैप है दैट इज
एक्सप्रेस्ड एज -0.4, ये प्लस था, ये है -0.4 डेल्टा जीरो। तो इन केस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जहाँ पे D0 इलेक्ट्रॉन है एंड इन केस ऑफ MnO जहाँ पे D5 इलेक्ट्रॉन है, आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो क्या होगा? इन केस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कोई D इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए 0 इंटू डेल्टा जीरो होगा, दैट इज 0। बट इन केस ऑफ MnO 5 D इलेक्ट्रॉन को आपको ऑर्गेनाइज करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगैंड, दैट इज ऑक्साइड। ऑक्साइड एनायन इज अ वीक फील्ड लिगैंड, और वीक फील्ड लिगैंड क्या नहीं कर सकता? पेयरिंग नहीं कर सकता है। सो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे फिर बाकी 2 इलेक्ट्रॉन Eg में। सो Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है? CFAC कितना होगा? कैसे कैलकुलेशन करते हैं? Eg ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए 0.6 प्लस T2G ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए -0.4। ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो देखना यहाँ पे आएगा 1.2 माइनस 1.2 हो गया 0 क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन केस ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड ऑल्सो। सो हमारा जो फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का जो फर्स्ट वैल्यू है एंड मैंगनीज ऑक्साइड का जो लास्ट वैल्यू है, वो वैल्यू हमारा सेम है। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, लेकिन बीच में चेंज हुआ है। हम वो एक बार चेंज्ड वैल्यू टाइटेनियम ऑक्साइड एंड वैनेडियम ऑक्साइड का लिख लेते हैं कि कितना आना चाहिए था और कितना आया है। आना कितना चाहिए था? आना चाहिए था टाइटेनियम का 36 TiO थियोरिटिकल लैटिस एनर्जी एंड TiO एक्चुअल, जितना आया है एक्चुअल लैटिस एनर्जी। एक्चुअल कितना है? ये है थियोरिटिकल, एक्चुअल है 3878। ओके, एक्चुअल इज 3878 किलोजूल पर मोल। तो हमें इसका डिस्क्रिपेंसी के रीजन बताना है, रीजन एक्सप्लेन करना है। टाइटेनियम में कितना इलेक्ट्रॉन है? D इलेक्ट्रॉन कितना है? D2 इलेक्ट्रॉन है। सो यहाँ पे अगर हम D2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो क्या होगा? दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स P2G ऑर्बिटल में आ जाएंगे। सो CFAC होगा -0.4 इंटू 2, दैट इज -0.8 डेल जीरो, एंड दिस अकाउंट्स फॉर दिस डिफरेंस। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? 278 किलो जूल पर मोल के डिफरेंस है, एंड दैट विल बी बैलेंस्ड बाय 0.8 -0.8 डेल जीरो। वैसे हमेशा माइनस में ही आता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हमेशा नेगेटिव होता है और इसीलिए वो स्टेबल होता है, एंड दैट अकाउंट्स फॉर दिस 278 किलोजूल पर मोल। वैसे ही वैनेडियम के केस में क्या होगा? वैनेडियम के केस में हमारा थियोरिटिकल वैल्यू कितना था? थियोरिटिकल वैल्यू था 3670। ये आना चाहिए हमारा थियोरिटिकल वैल्यू किलोजूल पर मोल, और आया कितना है? एक्चुअल वैल्यू कितना आया है? 3913। यहाँ पे 3913 आया है वैनेडियम ऑक्साइड का। सो 3913, डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में? डिफरेंस होगा 243 किलोजूल पर मोल। और वैनेडियम में कितना D इलेक्ट्रॉन है? वैनेडियम हैज 3D इलेक्ट्रॉन्स, D3 कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा T2G ऑर्बिटल में। सो CFAC कितना होगा? CFAC विल बी -0.4 इंटू 3, दैट इज -1.2 डेल जीरो। सो दिस 243 किलोजूल पर मोल अकाउंट्स फॉर 1.2 -1.2 डेल जीरो। और यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको लैटिस एनर्जी का जो वैल्यू प्रोवाइडेड है उस वैल्यू को यूज करके, इन सब वैल्यू को यूज करके आपको बताना है कि यहाँ पे LFSC लिगैंड फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे इन एनोमली को डिस्क्राइब कर पाता है। सो ये तो ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री का चैप्टर है। ये आप कहाँ से पढ़ोगे? आप ये श्रीवर एटकिंस से पढ़ सकते हैं। आप ये श्रीवर एटकिंस से पढ़ सकते हैं। अगर वहाँ पे टफ लगता है तो आप पूरी शर्मा कालिया इनके किताब ट्राई कर सकते हैं, या तो फिर A.K. दास इनके किताब फॉलो कर सकते हैं। कोई भी एक किताब इनमें से आप पढ़ना और साथ में एग्जाम्पल्स भी प्रैक्टिस करना फॉर डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस। सो ये क्वेश्चन पेपर यहीं पे खत्म होता है। और आप बताना, इसके पहले फिजिकल केमिस्ट्री हो गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया है, और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज हो गया। तो आप बताना कि फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्क्रिप्टिव पेपर के प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो CG-PDTM का पेपर हो, चाहे वो आने वाला GSI के पेपर हो, आपको एग्जैक्टली क्या क्या नीड है,
आपको एग्जैक्टली कौन सा टॉपिक्स चाहिए, उसके ऊपर डिराइवेशंस एंड नोट्स चाहिए, ये आप मेंशन करना कमेंट्स में। मैं उसी तरीके से आगे का लेक्चर बनाने का कोशिश करूंगा ऑन फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।